अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। जो है ना हमारे जो फाइनल टर्म्स के जो सिलेबस है ना, यानी कि 20 लेक्चर नंबर 23 से लेकर लेक्चर नंबर 45 तक जो है हमारे पास, तो उसके रिलेटेड ये वीडियो है कि फाइनल टर्म्स के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव यानी कि सब्जेक्टिव किस तरीके से आएगा, ठीक है ना। जिन्होंने हमने जो है मिड टर्म के पेपर दिए हैं, ठीक है ना। तो मिड टर्म के पेपर से अगर अंदाज़ा लगाया जाए ना, तो एमसीक्यू जो है ज़्यादातर आते हैं कॉन्सेप्चुअल, ठीक है ना। ये कितने आते हैं एमसीक्यूज, किस तरह के आते हैं वहाँ पर एमसीक्यूज, ये कॉन्सेप्चुअल होते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हम एमसीक्यूज करने में ऐसे कहते हैं ना मुश्किल होगी, क्योंकि कुछ तरह के, जैसे कि मिड टर्म में हमारे पास एक सर्किट आ गया था भी, किसके आप केबल इक्वेशन निकाल के इसकी इक्वेशन क्या होगी, या फिर इसका के लोड रेजिस्टेंस का करंट कितना है हमारे पास। इस तरह के ओहम लॉ के इस तरह के सर्किट बने हुए होते हैं एमसीक्यूज के तौर पर। इसके अंदर भी काफ़ी ऐसे कुछ ऐसे लेक्चर हैं जिसमें ऐसा सर्किट जो है ना, जो सर्किट हमारे पास एज एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक हो गया। तो एमसीक्यूज हल करने के लिए ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है ना। और वो कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होंगे, लेक्चर सुन के या फिर किसी भी दूसरे लेक्चर या फिर हैंड आउट से रीड करके आपके लेक्चर्स वगैरह, आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो सारे क्लियर हो सकते हैं। इसी वजह से तो मैंने ये शॉर्ट लेक्चर्स बनाए थे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है एलएमएस के लेक्चर से, क्योंकि दूसरा तो है नहीं मेरे पास शॉर्ट लेक्चर्स क्रिएट करने वाला, इसी वजह से मैंने ये शॉर्ट लेक्चर्स क्रिएट किए हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट वगैरह जो है वो क्लियर हो सके, ठीक हो गया। क्योंकि जितना ही हमारा पेपर होता है ना, वो किस में से आता है, हमारा हैंड आउट में से ही आता है। ये आपने याद रखना है। कोई दूसरा पास पेपर देखे लगे, कोई जो शाजो नाजरी आएगा, कोई लकी पर्सन होगा जिसका एक दो एमसी उसमें से आ जाएंगे, बाकी तो आप सारा का सारा हैंड आउट से आता है, ठीक हो गया। क्योंकि उनकी जो स्कीम होती है वो बार बार चेंज होती रहती है, ठीक है ना। तो अब कोशिश कीजिएगा ये वाली वीडियो को आप एंड तक देखें, ताकि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट है ना वो सारे क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने लेक्चर नंबर 23 से लेकर लेक्चर नंबर 45 से सारे के सारे कॉन्सेप्ट देने मैंने, ठीक है ना। और इसी लेक्चर में ना आपको मैंने बताना है किस लेक्चर में से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ शॉर्ट में आ सकती है, ये चीज़ वहाँ पर एमसीक्यूज में आ सकती है, ठीक हो गया। इसी वजह से ये आपने अंत तक वीडियो देखनी है। क्या मालूम ये वीडियो थोड़ी बहुत लंबी बन जाए, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट समझाने पड़ेंगे, ठीक है ना। और मैं कोशिश करूंगा मैं इस तरह समझा दूँ बस आपको, जैसे कहते हैं ना कि इस लेक्चर में यही चीज़ बताई हुई है, ठीक हो गया। जब आप वो लेक्चर देखेंगे तो बार आप, ठीक है ना, आपको जैसे कहते हैं 15 मिनट 20 मिनट के अंदर सारी वीडियो खत्म कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो हमारा लेक्चर नंबर 33 में हमारे पास क्या है, सुपर पोजिशन थ्योरम, ठीक है ना। सुपर पोजिशन थ्योरम में हमारे सबसे पहले जो इसके जो फर्स्ट एग्जांपल है ना, ये तो वहाँ पर क्रैमर रूल का रहता है ना। क्रैमर रूल में हमारे पास क्या होता है, हमें मालूम है कि क्रैमर रूल ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स मल्टीप्लाई बाय जो उसका जो मैट्रिक्स होती है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है उसके साथ, ठीक है ना। एक्स इनवर्स में हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना। एक ये तरीका होता है। इसमें एक और तरीका हमारे पास क्या होता है, अगर हम आपको मालूम करने हो ना I1 I2 I3, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल मालूम करने हो, तो उस टाइम पे हमने इस्तेमाल करते हैं केवल इक्वेशन। केवल इक्वेशन के जरिए उसमें भी केवल इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर इसमें जो हमारे पास 3 लूप बनेगा ना, ये देखा जरा, आपको दोबारा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं इस चीज़ का, क्रैमर रूल का, कि क्रैमर रूल के जरिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्रैमर रूल के जरिए इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आप देखें कि वहाँ पर कितने लूप्स बन रहे हैं। एक ये लूप है, एक ये लूप बनेगा, और एक ये लूप बनेगा। और ये लूप कैसे बन रहा है, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल करंट, जो पॉजिटिव टू नेगेटिव चाहिए, देखना ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ऐसे ही है, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज अगर कोई भी एक क्लॉकवाइज सर्किट के फ्लोएशन दिखा रहे हो ना, इसका मतलब कि वहाँ पे कन्वेंशनल करंट यूज हुआ है, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव वहाँ पर करंट जा रहा है, ठीक हो गया। ये इसके लूप बने हुए, वहाँ पर 3 लूप बने हुए, ठीक हो गया। 3 लूप बने हुए, इन सब में आप क्या करोगे, अप्लाई क्या अप्लाई कर रहे हो आप यहाँ पर, केवल इक्वेशन। अगर 3 लूप है इसका मतलब क्या, 3 इक्वेशन ही बनेंगे वापस, 3 इक्वेशन भी बनेंगे ना हमारे पास। हम इसको बिना क्रैमर रूल के बिना भी इस्तेमाल कर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप जैसे कहते हैं ना, अगर उन्होंने यहाँ पर हमें कंडीशन दी हुई है ना कि इसको सॉल्व करना आपने क्रैमर रूल के जरिए, अगर यहाँ पर ना लिखा होता ना आप किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर लो, आप यहाँ पे क्या करते हैं, दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किसी एक की वैल्यू निकालते हैं, उसको किसी एक दूसरी क्वेश्चन में पुट करते हैं, वहाँ से वैल्यू निकाल कर किसी तीसरी क्वेश्चन पुट करते हैं, आपको सारी वैल्यूज हो जानी थी, ठीक हो गया। जब उन्होंने यहाँ पर कंडीशन लगा दी हुई हो कि इसको क्रैमर रूल के जरिए करना ही करना है, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा हमें, तो शुरू के स्टेप सारे के सारे वही होंगे। केवल एक क्वेश्चन लगाया आपने, ठीक है ना, 3 लूप्स हमारे पास आ गए, ठीक है ना, 3 लूप्स आ गए हमारे पास। अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे सर जी हमें तो केवल इक्वेशन आते ही नहीं है, अब वो केवल इक्वेशन कैसे लगानी है, समझाया था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, अभी समझाया तो मैं। अब यहाँ पे देखा जरा, ये हमारे पास सर्किट है, सर्किट में हमारे पास क्या है, ये कन्वर्शन करंट में जा रहा है, फ्लो जा रहा है, ठीक हो गया। यानी कि हमारे पास एक यहाँ से जाएगा करंट, ठीक हो गया ना, यहाँ पे भी आएगा, इधर आएगा। अब यहाँ पे देखो जरा, अब केवीएल का मतलब क्या है, किरचॉफ वोल्टेज
लॉ, ठीक है ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑल वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो, यानी कि वहाँ पर इधर का वोल्टेज, इधर का वोल्टेज, इधर का वोल्टेज किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, अब यहाँ पे देखो ये वहाँ पर क्या लिखा होगा, ओहम्स में वैल्यू दी हुई है, ओहम्स वैल्यू लिखी हुई ना, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है ना। यहाँ पर करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, आई वन फ्लो हो रहा है, तो मैं इसे कह सकता हूँ ये V1 इज इक्वल टू I1 R मैं इसे कह सकता हूँ ना मैं। अब मैं इसका लूप बनाता हूँ मैं। अब ये क्या वहाँ पे यहाँ शुरू हुआ, यानी कि हमारे पास जो करंट आएगा इसका आई आर, यहाँ पे आप कह लो इसको R2 ओम, मतलब हमारे पास R2 हम यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि हमें मालूम हो जाए ये रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम का है वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे कहाँ जा रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव भी आ रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे यहाँ पे क्या जाएगा, इसका पॉजिटिव साइन लगेगा यहाँ पर, देखा ना, पॉजिटिव साइन लगा यहाँ पर, ठीक हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर I1 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास फ्लो ऑफ करंट जो है ना क्या है, I1 है, I1 मूव हो रहा है ना, तो मैं आप लिखेंगे I1 R2 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस 2 में जा रहा है। उसके बाद कह रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव में आ रहा है, उसके बाद क्या यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे दो करंट जा रहे हैं, एक करंट आ रहा है इस साइड पे, वो कौन सा आई वन है, ठीक है ना। अब यहाँ से एक ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है इस तरह करके, ये आई टू भी आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे लिखूंगा फिर, यहाँ पे फिर लिखूंगा मैं 5, ये 5 कौन सा, ये ओहम्स का ये वाला आर, ठीक होगा, 5 I1 माइनस I2, ठीक हो गया, यही लिखा हुआ है बस, ये दिख रहा है, ये लिखा हुआ है ना। अब उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वापस कहीं बैटरी में लगा, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे प्लस 25 वोल्ट इज इक्वल टू जीरो। अभी हमारे पास ये बन गई एक इक्वेशन बन गई, किसकी, केवल इक्वेशन की। अब ये एक वहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू ये वाली 25 वोल्ट, अब ऐसा करो फिर इसको I1 R2 हम, ठीक है ना, प्लस 5 I1 माइनस I2 इज इक्वल टू -25 वोल्ट। वहाँ पे इसका एक इक्वेशन बनी हुई होगी वहाँ पर ना, ये देखना ना, आपको समझ आ गई कैसे इक्वेशन बनी है वाली, केवल इक्वेशन इस तरह सॉल्व करते होते हैं हम, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है ना, वहाँ पर अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हूँ ना, तो वहाँ पर यहाँ पर क्या होगा, ये -50 होगा। अब ये -50 इधर आएगा, तो इधर लेके जाएंगे, किसमें हो जाएगा, ये +50 में चला आएगा, ठीक हो गया। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दो इक्वेशन आ जाएंगे इस तरह करके, अब 3 इक्वेशन बनेंगी। 3 इक्वेशन को बनने के बाद ना क्या होगा, I1 को हम मैच करेंगे, देखा ना, वहाँ पे ये एक इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, एक इक्वेशन ये वाली है हमारे पास, एक इक्वेशन ये वाली है, एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली है। अब यहाँ पे देखिए, वहाँ पे यहाँ पे क्या वैल्यू है, एक I1 की वैल्यू हमारे पास है और एक I2 की वैल्यू, ऐसे ही है ना, ये I1 की वैल्यू, ये I2 की वैल्यू, ठीक है ना। और यहाँ पे कौन से I1 I2 I3, यहाँ पे 3 वैल्यूज आई हुई, यहाँ पे वहाँ पे कौन से I2 I3 की वैल्यू, I1 की वैल्यू क्या होगी 7, I2 की वैल्यू क्या होगी 5। अब यहाँ पर I3 नहीं है ना, यहाँ पर I3 हमारे पास नहीं है, तो उसकी जगह आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, सिंपल सा, सेम एट इज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर I3 है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर I2 है, और यहाँ पर क्या है I3 है। वहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन में है। सेकंड क्वेश्चन में वापस का I1 I2 I3 तीनों वैल्यू 5 19 4, ठीक हो गया। थर्ड क्वेश्चन में वापस क्या है, थर्ड क्वेश्चन में देखें -4 +6 I2 I3, I1 हमारे पास नहीं है, उसकी जगह क्या लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे, -4 6, ये I1 I2 I3। अब जो इसके इक्वल के साइड में वैल्यू होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगे, -25 +25 50, ठीक हो गया। यहाँ पर सर क्या बन जाएगा, अब इसका हम ए डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, ठीक है ना। अब हमें मालूम करना डिटर्मिनेंट ऑफ इसका, ये मैट्रिक्स का ये वाला डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे ये 3/3 मैट्रिक्स है, अब 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, आपको बताते हैं कैसे लेते हैं, बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे देखें जरा, यहाँ पे सबसे पहले जो हम इसके इसके मुताबिक देखेंगे, इसके मुताबिक यहाँ पे दूसरा कलर भी मैं कैच कर लेता हूँ मैं, ठीक है, ताकि समझा चुका हूँ प्रॉपर तरीके से। हमने क्या किया है, सबसे पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे 7, लिख लिया। अब ये रो और ये रो को आप छोड़ दें, सिंपल सा इतने हिस्से का डिटर्मिनेंट पकड़ें। डिटर्मिनेंट क्या होता है हमारे पास, 19 -6, ठीक है ना, -6 माइनस, एक मिनट मैं इसका डिटर्मिनेंट देख लूँ, मैं एक मतलब ना, एक मिनट, एक मतलब कंफर्म कर लेते हैं। 3/3 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ताकि जो है ना, ये देखना इस तरह करके हमने करिए ना। अब यहाँ पर जो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आता है, ठीक है ना, वहाँ पे देखो माइनस में आती है, ठीक होगा, बस ये चीज़ मैंने कंफर्म करनी थी, मैंने यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म करनी थी, माइनस प्लस प्लस, यहाँ पे जो है ना, वहाँ पे ये इस तरह करके लिखते थे ना, पहले वहाँ प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है, मैंने ये चीज़ कंफर्म करनी थी मैंने, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखे ज़रा, यहाँ वापस क्या हो जाएगा माइनस, अब ये
इसका जो वापस क्या होगा, ये 19 - 6 आ गया। अब इसके बाद ये -4 और माइनस, और ये इसको वैसे करता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ इसका मैं -4 माइनस -4। ठीक हो गया, ये किसका आ गया, इस वाले का आ गया। अब उसके बाद जो है हमारे पास, आप कह लो, अब हमने कौन सी वैल्यू पकड़नी, ये वाली वैल्यू पकड़नी है -5। अब -5 कैसे होगा यहाँ पर, जब यहाँ एक मतलब पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, और दूसरी वैल्यू वापस क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। अब ये भी नेगेटिव में, नेगेटिव नेगेटिव वापस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस में हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या लगेगा, -5 को पकड़ा ना अभी हमने, इतनी इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो। अब ये इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है, इससे इतने हिस्से का, -5 6 -4 6 का, यानी कि वापस क्या हो जाएगा ये -5 -6। ठीक है ना, और यहाँ पे वापस लिखना पड़ेगा 5 इधर, इधर 5 आना है, क्योंकि माइनस यहाँ पे लिखा है, माइनस माइनस क्या होता है, वहाँ पे प्लस होता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या, -5 -6 और माइनस, ठीक है ना, अब ये -5, ये 6 -4 6 -4। ठीक हो गया, ये इसका आ गया। अब यहाँ प्लस था, इधर माइनस आएगा, दोबारा क्या आएगा, प्लस आएगा। यह अपना पैटर्न याद रखना, शुरू में प्लस आएगा, ठीक है ना, यानी कि इसके साथ प्लस, फिर माइनस पे प्लस। ठीक हो गया, प्लस इधर माइनस, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गई है। 5 पावर नेगेटिव था ना वापस, अगर यहाँ पे देखे रहे, ये 5 के था, वहाँ पर नेगेटिव था, अब माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस, अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। अब ये हमने क्या करना है, ये इतने पोर्शन को क्या करना है भैया हमने, ये जीरो यहाँ पे लिखेंगे ना, जीरो, ये ऑटोमेटिक सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये वैल्यू जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, पूरा वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक हो गया, यहाँ पे खाली जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पे जीरो लिखा हुआ नहीं दिखा ना ये, तब जीरो किसी से मल्टीप्लाई होता है तो जीरो ही होता है। यानी कि हम जब इतना सॉल्व कर लेंगे ना, ये सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ये वहाँ पर किसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 536 आ जाएगा। सिंपल सर, कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये आई वन कैसे मालूम करना है हमने, जो हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू होगी ना, ये वाली, इतनी, ये वाली कौन सी, -25 25 50, इसको आपने रिप्लेस कर देना, यानी कि इसको यहाँ से आपने उठाना है और इसकी I1 की जगह रिप्लेस कर देना। ये वाले पोर्शन में यहाँ पे देख रहे हैं, -25 25 50, ठीक है ना, बहुत सारी वही वैल्यू। उसके बाद आपने इसको डिवाइड कर देना है किससे, इससे, यानी कि हमारे पास क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है, 536। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे ना, जो इसका आंसर आएगा ना, वो कितना है, 700 है। जब 700 को उससे डिवाइड करेंगे, अब I1 की वैल्यू आ जाएगी। सेम एडिस आपने I2 और I3 भी निकालना है। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो हमारे पास क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम में वापस क्या होता है कि हम सोर्स व सोर्स उसको करते हैं, यानी कि अगर वहाँ पर दो इंडिपेंडेंट सोर्स लगे हुए ना, कि यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना, हमने मालूम करना है तो बेसिकली से कह लो प्रॉपर आउटपुट ऑफ वोल्टेज। ठीक है ना, वहाँ पे वी आउट का मतलब क्या होता है, वोल्टेज आउटपुट। अब यहाँ पे देखा, वोल्टेज आउटपुट में वहाँ पे दो आउटपुट आएंगे ना, यानी कि एक तो वोल्टेज इसकी मदद से आ रहा है, एक वोल्टेज वहाँ पे इसकी मदद से आ रहा है, दो वोल्टेज आ रहे हैं ना। अब दोनों वोल्टेज को इकट्ठा कैसे सम अप करेंगे, कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, इसका आसान तरीका है सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम में हमें क्या बताता है अभी, आप सोर्स बाय सोर्स करो, यानी कि सबसे पहले अगर आपने इसको रिमूव कर दो, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लो कि इसके अंदर इससे, यानी कि जो ये वाला इंडिपेंडेंट सोर्स है ना, इससे हमारे पास कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, इसको सॉल्व करके, ठीक है ना, हमारे पास कितना आता है, ये V1 कितना आता है, 2 वोल्ट, यानी कि जो इंडिपेंडेंट सोर्स है ये वाला, इससे हमारे पास वोल्टेज आउटपुट कितना आता है, 2 वोल्ट आता है। अब उसके बाद क्या करो, सेकंड केस में ये वोल्टेज सोर्स रिमूव कर दो, और फिर वहाँ पे ये करंट सोर्स लगा हुआ है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाला, इसकी मदद से वहाँ पर वोल्टेज आउटपुट कितना आता है, वो कितना आता है वहाँ पर, कितना आ रहा है वहाँ पे, 4 वोल्ट आ रहा है वहाँ पर, ठीक है ना, वहाँ पर कितना आ रहा है, ये 4 वोल्ट आ रहा है। अब 4 वोल्ट आ गया, और पिछला वहाँ पर कितना था, 2 वोल्ट था मेरे ख्याल से, हाँ जी 2 वोल्ट है ना। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, वहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, वोल्टेज आउटपुट आ जाएगी। ये वहाँ पर क्या था, सुपर पोजिशन थ्योरम, और कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है हमारे पास आएगा लेक्चर नंबर 24 में, लेक्चर नंबर 24 में वापस का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड, ये वापस की एक असाइनमेंट भी आई थी, ठीक है ना। असाइनमेंट जो थी मेरे, जो दी थी ना मैंने आपको, मैं दिखा देता हूँ मैं, फिजिक्स 301 असाइनमेंट 2 सोल्यूशन। एक मेरी ये वाली वीडियो थी, ठीक है ना, इसके अलावा मेरी एक और वीडियो थी, वो मेरा जो सेकंड वीडियो थी ना, वो करेक्ट सोल्यूशन था। इसमें मैंने क्या बताया हुआ था, जो सेकंड एग्जांपल थी ना, वो मैंने खुद ही चेंज की हुई थी। उसमें था मैं कहा था, उसमें पहले पॉजिटिव था, उसमें नेगेटिव था, जबकि हमारे असाइनमेंट में क्या था, नेगेटिव पहले था, पॉजिटिव बाद में था, ठीक है ना। इतना फ़र्क था, मैंने आपको बताया भी था साथ साथ कि ये जो सेकंड सवाल है ना, वो मैंने खुद बताया था कि आप वो खुद सॉल्व करते हो आप उसको, उसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है ना। अगर मैं आपको यूट्यूब में दिखाऊँ ना, मैं अगर जिसने मेरे सेकंड वीडियो को फॉलो किया होगा, उसके पूरे मार्क्स आए हुए होंगे। 301
एक मेरी ये वाली वीडियो थी, ठीक है ना, उसके अलावा मेरी वीडियो थी ये वाली वीडियो थी, ये वाला करेक्ट सोल्यूशन था, ये वाला, ठीक है ना। अच्छा जी, अब उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर जाते हैं हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। वापस क्या होता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, अगर हमारे पास जो है एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ करंट लगा हुआ हो और उसके पैरेलल में हमारे पास क्या लगी हुई हो, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ हो। कॉन्सेप्ट समझे इसका? कॉन्सेप्ट क्या है, अगर वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है किसी भी एक इंडिपेंडेंट सोर्स के, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स के पैरेलल में, मीन इस टाइप का, ये देखे ना, इस टाइप का, ये अगर वहाँ पे ये पैरेलल में वहाँ पे क्या लगे हुए एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगी हुई हो, तो उस टाइम पर हमारे पास क्या होगा, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। हम क्या करेंगे, 3 × 2 कितना होता है हमारे पास, 3 × 2 V इक्वल टू आई आर। 3 × 2 कितना होता है, 2 3 6, वहाँ पे कितना बन गया, यहाँ पे ये 6 वोल्ट बन गया, ठीक है ना। और उसके साथ साथ जब यहाँ पे कन्वर्ट कर लोगे ना, तो यहाँ पे जो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगी हुई होगी ना, उसको आपने कर देना किसमें, सीरीज में। सिंपल, ये आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो गया। इसका बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई, आप समझो पूरा सर्किट सॉल्व कर सकते हो, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक हो गया। अब उसके बाद ये लेक्चर ये जो लगता है ना सारा ऐसे ही वाला HM24। अब जो है हमारे पास ये एक वहाँ पर एक डिपेंडेंट सोर्स लगी हुई है, इसमें भी कुछ खास ऐसा है नहीं। और बस उसके बाद जो है हमारे पास लेक्चर में 25 में देखें, लेक्चर नंबर 25 हमारे पास वो थेवेनिन थ्योरम आ गया। लेक्चर नंबर 24 में आपको ये एग्जांपल समझाया था, ऐसा कर तो मैं समझा आगे डिपेंडेंट सोर्स के साथ आ जाएगी। अब हमारे पास क्या है, एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, इसके अंदर हमारे पास क्या आ गई है, एक डिपेंडेंट सोर्स आ गई है। एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, दो हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है ना। ये हमारे दो इंडिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स है। अब हमारे पास में क्या होगा कि हमारे पास जो 3 ओम रेजिस्टेंस है ना, ये 3 ओम रेजिस्टेंस, पहले हम इसको यहाँ से कन्वर्ट करेंगे ना, इसको यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसको यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। लेकिन हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे, तो करंट की फ्लोशन इस तरह करके जा रही है, ठीक है ना, एरो के जरिए देखेंगे हम, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए जरा, जब इसको यहाँ से कन्वर्ट करेंगे इतने हिस्से को, ये किस में चला गया हमारे पास, ये वोल्टेज में चला गया। आपको मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ चीज़ का, मैं ठीक है ना, ज़्यादा डीपली नहीं आ रहा, क्योंकि मैं सारे लेक्चर में समझा चुका हूँ। अगर आपने ये एग्जाम्पल समझनी है पूरे डीपली, आप ये लेक्चर में 24 देख लीजिएगा, यूट्यूब में अपलोड है मेरा ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखा जब इसको आप ये इसको कन्वर्ट हो गई है, अब उसके बाद यहाँ पे सीरीज में ही है, ये सीरीज में जो 3 + 4 वापस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 और वोल्टेज सोर्स की सीरीज में आ गई है, ठीक है ना। और हाँ, मैंने इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का बताया था ना, वोल्टेज सोर्स का तो मैंने बताया नहीं, भूल गया मैं। दोबारा से का कॉन्सेप्ट आया था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का, क्या था वहाँ पर, अगर वहाँ पर कोई भी एक रेजिस्टेंस लगी हुई है पैरेलल में किसके, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स के, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो वोल्टेज सोर्स के। और वो जो रेजिस्टेंस जो पैरेलल में लगा होता है वो किस में चला जाता है, वो सीरीज में चला जाता है। अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स हो, अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स हो और इसके सीरीज में कोई एक रेजिस्टेंस लगी हुई हो, मैं क्या बता रहा हूँ अभी मैं, अगर हमारे पास क्या हो, एक वोल्टेज सोर्स हो और उसके सीरीज में कोई एक रेजिस्टेंस लगी हुई हो, उस टाइम पे क्या करेंगे, उस टाइम पे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स के अंदर, ठीक है ना। जो अगर कोई वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस लगी हुई है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, इंडिपेंडेंट सोर्स में। और जो सीरीज में लगी हुई रेजिस्टेंस, वो किस में चली जाएगी, पैरेलल के अंदर, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे 3 + 4 वापस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 7 अब इसके पैरेलल में दोबारा ये देखा, ये कन्वर्ट हो गई, जो यहाँ पे सीरीज में लगी थी वो किस में चलेगी, ये पैरेलल में चलेगी। और दोबारा यहाँ पे आपको लगाएंगे, उस पर उसके बाद क्या हो जाएगा वापस, ये इस तरह करके हो जाएगी। यहाँ पे इसका तो क्या हो गया, अगर इसके पैरेलल में हमारे पास दो रेजिस्टेंस आ जाए ना, आप इसको सोल्व करके एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दें यहाँ पर, इस तरह करके, सिंपल सर, कुछ भी नहीं। फिर आप यहाँ पे लगा दें, फिर उसके बाद जो है हमारे पास वही सोर्स ट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट लगा दें, फिर वहाँ पे इस तरह का बन जाएगा, फिर एक सिंपल सर्किट बन जाएगा इस तरह करके। आप इसमें केवीएल इक्वेशन लगाओ, केवीएल इक्वेशन से आप इसका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, वीएक्स की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है ना। वीएक्स की वैल्यू निकले, हम वहाँ से जो है किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक हो गया। अब लेक्चर नंबर 25 में आपको आता है थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम के अंदर जो है ना, अब ये आ सकता है सवाल कि हाउ मनी स्टेप्स इन थेवेनिन थ्योरम, एमसीक्यूज आ सकते हैं, इस टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है ना। आरटीएच वोल्टेज के, आरटीएच थेवेनिन थ्योरम के अंदर क्या होता है, आरएल का मतलब क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, ठीक है ना। इस टाइप के एमसीक्यूज शॉर्ट बन सकते हैं, क्या शॉर्ट में खासतौर पर आ सकता है कि ये सर्किट है, इसको थेवेनिन थ्योरम के जरिए सॉल्व करो, ठीक है ना। इस टाइप कह सकते हैं। लेक्चर में 23 में कुछ खास ज़्यादा शॉर्ट ही आएंगे, इसमें से कुछ इतना खास एमसीक्यूज बनेंगे नहीं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पर लेक्चर नंबर 25 में जो है ना हमारे पास जो है थेवेनिन थ्योरम है। थेवेनिन थ्योरम में हमारे पास क्या होता है, सबसे नंबर 1 रूल, थेवेनिन थ्योरम का नंबर 1 रूल क्या, जहाँ पर लोड रेजिस्टेंस लगे हुए, यानी कि जिसकी वैल्यू हमने मालूम करनी हो उसको आप रिमूव कर दो। हमने वी नोट मालूम करना है हमने, अब इसके बाद जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसको क्या कर दो, आप रिमूव कर दो, रिमूव कर दिया। सेकंड स्टेप,
अब जब मैंने उसको रेजिस्टेंस रिमूव कर दिया ना, उसके बाद हमने मालूम करना है थेवेनिन वोल्टेज। थेवेनिन वोल्टेज आप केवीएल इक्वेशन से मालूम कर सकते हो, किसी भी चीज़ से मालूम कर सकते हो, ठीक हो गया। अब वो केवीएल इक्वेशन के बाद जब हमारे पास वोल्टेज थेवेनिन मालूम हो जाएगा, उसके बाद थर्ड स्टेप के हमारे पास थेवेनिन रेजिस्टेंस। थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे मालूम करना है? जितने भी वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स लगे हुए ना, उन सबको रिमूव कर दो। यानी कि सिंपल सा एक बना लो सर्किट किस तरह, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगी हुई हो, रेजिस्टेंस लगी हुई, इस टाइप करके आप कह लो, इस टाइप करके देख लो, इस टाइप करके, और कुछ भी नहीं। इस तरह आपको मालूम है शुरू के जो हमने लेक्चर मेरे ख्याल से 3-4 लेक्चर में 3-4 है, उसके अंदर मैं सीखा था क्या, जब एक खाली रेजिस्टेंस का सर्किट और टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वैसे ही यहाँ पे अगर पैरेलल में लगे हुए हैं, हम उसको पैरेलल के तौर पर कर लो, अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो सीरीज के तौर पर उसे सॉल्व कर लो, ठीक है ना। उसके बाद अब हमारे पास क्या आ गया, वोल्टेज ऑफ थेवेनिन भी आ गया, तो वोल्ट रेजिस्टेंस ऑफ ये भी आ गया, थेवेनिन आ गया, ठीक है ना। आप क्या करो फिर, जो रेजिस्टेंस ऑफ थेवेनिन होगा ना, उसको आपने पैरेलल लगाना किसके, लोड रेजिस्टेंस के जो हमने शुरू में रिमूव किया था, बस, और कुछ नहीं करना। उसके बाद आपने एक वोल्टेज वाटर फॉर्मूला लगा देना, आपका विश्वास हो। सिंपल सा इसका ये कॉन्सेप्ट है। साइंस वाला ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। अगर आपने थोड़ा सा और डीपली पढ़ना है, लेक्चर नंबर 25 है, वो आप देख लीजिएगा, अपलोड है यूट्यूब पे, ठीक है ना। इसमें से बस आपको ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये इसका कॉन्सेप्ट है, वो कुछ भी नहीं है। इसमें से आपको से शॉर्ट आ सकते हैं या फिर लॉन्ग आ सकते हैं, इसमें से कोई उसके एमसीक्यू उसके चांसेस नहीं ज़्यादा, चांसेस उसके अगर पूछ भी लेगा ना, तो पूछेगा भी इसके कितने स्टेप्स होते हैं, ये इसे हम क्या कहते हैं, वीटीएच को क्या कहते हैं, हम वीटीएच का मतलब क्या होता है, थेवेनिन थ्योरम सॉल्व कैसे होता है, कितने स्टेप्स होते हैं इसके, इस तरह के सवाल एमसीक्यूज में आ सकते हैं इसके, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, लेक्चर नंबर 26 के अंदर हमारे पास है थेवेनिन थ्योरम। एक तो हमारे पास थेवेनिन थ्योरम के जरिए ये बना हुआ सर्किट है, ठीक है ना, ये भी ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास एक डिपेंडेंट के साथ, अगर हमारे पास एक थेवेनिन सर्किट दिया हुआ, कोई भी सर्किट दिया हुआ, उसके अंदर के एक डिपेंडेंट सोर्स दी हुई हो, तो उसको कैसे सॉल्व करना है हमने, ठीक है ना। उसका भी हम सॉल्व कर सकते बताया, तो मैं आपको मैं ये शुरू के एग्जाम्पल यहाँ पर सारे वो डिपेंडेंट सोर्स के साथ है, डिपेंडेंट सोर्स के साथ डिपेंडेंट, यहाँ पर डिपेंडेंट आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं, अब यहाँ पे एक ये वापस क्या डिपेंडेंट सोर्स लगी हुई है, और यहाँ पर क्या वापस ये इंडिपेंडेंट सोर्स लगी हुई है। हमने वैल्यू कौन से मालूम करनी है, ये वाली मालूम करनी है, वी नॉट मालूम करना है। अब मैंने आपको फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, सेम टू सेम वही सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले जहाँ पर अननोन क्वांटिटी है, उसमें से रेजिस्टेंस जो लगी हुई है उसको रिमूव कर दो। हमने ये रेजिस्टेंस क्या कर दिया, हमने रिमूव कर दी, बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना, रिमूव कर दिए। अब आपने इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देना, किस तरह रिप्लेस कर दो आप यहाँ पर, शॉर्ट सर्किट से। यानी कि यहाँ पे एक वायर लगा दो इस तरह करके, इस यहाँ पे एक वायर लगा दो, यहाँ पर देखे जरा, ये वायर लगा दी। इस वायर लगाने से पहले जो है ना, हमें एक कंडीशन पूरी करनी पड़ती है, वो क्या है हमारे पास, ये रेजिस्टेंस का और ये रेजिस्टेंस का हमें वोल्टेज मालूम करना है। क्यों मालूम करना है अभी, ये वोल्टेज मालूम करना है इसीलिए क्योंकि वहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स है, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स के जरिए ये दोनों के ऊपर इफेक्ट होगा ना, कोई ना कोई, कोई ना कोई तो इफेक्ट होगा, ठीक है ना। अब इस इफेक्ट को मालूम करने के लिए, यानी कि जो यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो कितना हो रहा है, ठीक है ना, वो फाउंड करना है कैसे। अब यहाँ पे अगर इसको निगलेक्ट कर दे, इतने हिस्से को आप निगलेक्ट कर दो अभी के लिए, ठीक है ना। अब इसे वैसे इतने हिस्से को देखो जरा, अब इतने पोर्शन में आप लगा दो वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला, पहले आप मालूम करो, इसका मालूम करो, ठीक है ना। यहाँ पे आपने क्या मालूम कर लिया, इसका मालूम कर लिया, देखा ये रहा वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला लगा लिया, इसका भी अगर आपने इसका मालूम करना है पहले, तो आप इसको मालूम कर लो वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला के जरिए, दोनों का वोल्टेज मालूम हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या कर देना, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट बाहर लगा देंगे, बस। केवीएल इक्वेशन लगाओ, आपको इधर इसका भी वोल्टेज मालूम है, इसका भी वोल्टेज मालूम है, अब क्या इसके फायदा क्या होगा, हमने शुरू में जो है दोनों रेजिस्टेंस के वोल्टेज मालूम कर लिया, उसका फायदा क्या होगा, केवीएल इक्वेशन लगाना आसान हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखा जरा, यहाँ पे वी ए लिखा हुआ था, यहाँ हमारे पास जो है केवीएल इक्वेशन लगा देंगे। केवीएल इक्वेशन आपको बता चुका हूँ कैसे लगानी है, ठीक है ना। वैसे हमने सिंपल फॉर्मूला लगा देना हमने, उसके बाद जो है यहाँ पर ये आई सेकंड यानी कि जो ये है ना आई शॉर्ट सर्किट, हमने बेसिकली इसकी वैल्यू मालूम करनी है बेसिकली, ठीक है ना। इस केवीएल इक्वेशन से क्या कौन सी वैल्यू मालूम करनी है हमने, एक शॉर्ट सर्किट की वैल्यू मालूम करनी है। शॉर्ट सर्किट की वैल्यू मालूम हो जाएगी हमें, ठीक है ना। हम उसके जरिए फिर एक लगा देंगे, आप कह लो आरटीएच में मालूम कर लेंगे। आरटीएच कैसे मालूम करेंगे, इस तरह करके वी थेवेनिन डिवाइडेड बाय आई सेकंड, यानी कि आई सेकंड का मतलब होता है आई यानी कि करंट ऑफ शॉर्ट सर्किट, करंट ऑफ शॉर्ट सर्किट वोल्टेज ऑफ थेवेनिन डिवाइडेड बाय करंट ऑफ शॉर्ट सर्किट। इसको जब डिवाइड करेंगे वहाँ पर किसका आंसर क्या आता है, ये इसका आंसर आता है, ठीक हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, रेजिस्टेंस ऑफ थेवेनिन, थेवेनिन आ गया हमारे पास। वीटीएच में मालूम है, वीटीएच कौन सी है हमारे पास, ये वीटीएच हमारे पास यहाँ पर नीचे लिखी हुई होगी, 8 वोल्ट है हमारे पास वीटीएच में से, यहाँ पर 8 वोल्ट यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है, हमने ऊपर फाइंड आउट किया होगा हमने, ये लिखा हुआ ये रहा वीटीएच। वीटीएच कैसे मालूम हुआ, यहाँ से इसकी वोल्टेज निकाला हमने, यहाँ से इसका वोल्टेज निकाला, ठीक है ना। तो प्रॉपर निकालेंगे, प्रॉपर कैसे निकालेंगे, जब इन दोनों का वोल्टेज निकाल लेंगे ना हम, ठीक है ना, तो प्रॉपर इसका करके ना आपस का जो वोल्टेज होगा, ठीक है ना, उन दोनों को आपस में प्लस माइनस करके ना आपस का आंसर है, ठीक है ना। ये आपस का ये वी टी एच इज इक्वल टू 8
ठीक है ना। 8 कौन सा, ये V4 का, ये वाला V4 का -4V है, -4V है उसका, ये डिपेंडेंट सोर्स का, डिपेंडेंट सोर्स का यहाँ पर आ गया। VA की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, जो यहाँ पर इसके बराबर होगी, ठीक है ना, वो क्या है हमारे पास 4 है, 4 है ना वहाँ पर, ये देखा, ये लिखा हुआ ये 4 है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वेरिएशन वापस आकर मालूम हो जाएगा, सिंपल सा आसान तरीका ना ये भी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब लेक्चर नंबर 27 में वापस क्या, लेक्चर नंबर 27 में वापस है कुछ थेवेनिन थ्योरम के एग्जांपल है, कोई डिपेंडेंट सोर्स का एग्जांपल है, और एक वापस इसके अंदर है नॉर्टन थ्योरम आ गया। थेवेनिन थ्योरम में डिपेंडेंट सोर्स आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है ना, ये कैसे सॉल्व करना है। आपने इसको जगह जो अननोन क्वांटिटी होगी उसकी जगह आपने क्या रिप्लेस कर देना है, शॉर्ट सर्किट वायर रिप्लेस कर देना, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे देख देना, ये ना बस ये वापस आ जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट वायर यहाँ पे लग, ये देख देना, सिंपल सा, ठीक हो गया। ये कब लगानी है आपने, जब आप एक RTH मालूम कर रहे हो, ये याद रखना आपने नंबर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, शॉर्ट सर्किट वायर कब आपने प्लेस करनी है, यहाँ पर रिप्लेस करनी है, यानी कि जब आप RTH मालूम कर रहे हो, जब आप क्या मालूम कर रहे हो, RTH मालूम कर रहे हो, उससे पहले आपने उसको रिमूव ही रहने देना। रिमूव रहने देंगे, उससे क्या होगा, वहाँ पे VTH के वैल्यू यानी कि थेवेनिन वोल्टेज मालूम करने के लिए हम इसको सिंपल सा ऐसे मालूम करेंगे, यहाँ पे एक लूप लगेगा, यहाँ पे एक लूप लगेगा, वापस क्या आ जाएगा, वोल्टेज ऑफ थेवेनिन थ्योरम में आ जाएगा, सिंपल सा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका यहाँ पे ये लूप बन रहा है इधर करके, यहाँ पे एक लूप बन रहा है। आप चाहे यहाँ पे नोड एनालिसिस करें, चाहे KVL लगाएं, दो तरीके से आपको वहाँ पर वोल्टेज ऑफ थेवेनिन, वोल्टेज ऑफ थेवेनिन मालूम हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने नोड एनालिसिस लगाई हुई है, VS इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 4 प्लस एरिया, यहाँ पर बेसिकली फॉर्मूला लगा दिया। आप वो नोड एनालिसिस से किए हुए कि इस वाले पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट को कंसिडर किया हुआ, यहाँ से जो करंट मूव हो रहा है इस करके, इधर ही आ रहा है, किधर ही आ रहा है, ठीक है ना, उसको कंसिडर करके वहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया वैसा करके, ये वाला 4 मल्टीप्लाई बाय 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 12 कौन सा हमारे पास, ये ना, ये मल्टीप्लाई बाय आप कह लो ये, ठीक हो गया, डिवाइड बाय 4 प्लस 8, ये वाला। अब बेसिकली अगर देखा जाए, एक और आसान तरीका इसका ये भी है, अगर इतने पोर्शन को देखें तो ये किसका, कौन सा सर्किट लग रहा है आपका, वोल्टेज डिवाइडर लग रहा है ना आपको, वोल्टेज डिवाइडर का, यहाँ वोल्टेज डिवाइडर का लगा दो, ये सिंपल सा, ये मैं कहा था वोल्टेज डिवाइडर ही लगा हुआ है ये, मैं कहा था हाँ वोल्टेज डिवाइडर ही लगा हुआ है ये, वोल्टेज डिवाइडर के जरिए भी आपको मालूम हो जाएगा। बस आपको पहचान होनी चाहिए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट किस तरह होता है। वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट क्या होता है, हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स होती है, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगी होती है, और इसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगी होती है, बस ये इसकी पहचान है, ठीक हो गया। अगर आपको नजर आ रहा है किस तरह का सर्किट, आप वोल्टेज डिवाइडर फॉर्म लगाओगे, सर्किट सॉल्व हो जाएगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद RTH मालूम करोगे, RTH कैसे मालूम करोगे, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट वायर प्लेस करोगे, KVL इक्वेशन लगाओगे, यहाँ पे नोड एनालिसिस करोगे, जो मर्जी करो, ठीक है ना। वहाँ से आप RTH मालूम कर लोगे, RTH हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद आपने I1 I2 I3 कैसे मालूम करना है, ओहम्स लॉ लगा दो, सिंपल सा आसान तरीका है, ओहम्स लॉ लगाओ। I1 की वैल्यू कैसे मालूम होगी, I1 की वैल्यू कैसे मालूम होगी, यहाँ पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं, 12 वोल्ट आ रहा है, एक वहाँ पर V1 है, V1 कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है ना। 12 माना V1 डिवाइड बाई 8 के, सिंपल सा 12 माना V1 डिवाइड बाई 8 के, V1 की वैल्यू आप निकाल लेंगे इस तरह करके, केवल इक्वेशन से, इस तरह करके, ठीक है ना। हम यहाँ पे इस तरह यहाँ पुट कर देंगे, हम आंसर आते रहेंगे सब हर किसी के, ठीक हो गया। अगर आपने सारे सॉल्यूशन देखे ना इसके, कैसे सॉल्व हो रहा है कैसे नहीं सॉल्व हो रहा है, आप ये लेक्चर देख लीजिएगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपको बस सारे मोटी मोटी चीज़ें बता दूंगा इसके कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक हो गया। जैसे कहते हैं ना बोल्ड कॉन्सेप्ट, सब चीज़ें मैंने आपको बता दी इस लेक्चर में। अच्छा जी, अब जो है हमारे पास क्या है, ये भी वैसे सॉल्व होना है। अब यहाँ पे नॉर्टन थ्योरम आएगा, नॉर्टन थ्योरम। अब नॉर्टन थ्योरम जो होता है ना, होता सारा का सारा वैसे ही है, होता है सारा का सारा वैसे ही, लेकिन इसमें क्या, उसमें इस्तेमाल करते थे हम वोल्टेज ऑफ थेवेनिन, ऐसे ही ना। लेकिन हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे हम वोल्टेज की जगह करंट। हम क्या इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, वोल्टेज की जगह करंट, और वो करंट कौन सा होगा, शॉर्ट सर्किट वाला। यानी कि सर्किट को हम क्या बनाएंगे, शॉर्ट सर्किट बनाएंगे, फिर वहां से हम फाइंड आउट करेंगे। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, फिर आपको समझ आ जाएगा पूरा पूरा। अभी आप देखेंगे ये सर्किट है हमारे पास, ठीक है ना। जो अननोन क्वांटिटी है वही चीज़ आपने रिमूव कर देना। रिमूव करने के बाद आपने इसको रिप्लेस कर देना किस तरह, शॉर्ट सर्किट से, सिंपल सा, और कुछ भी नहीं करना, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देना। आपने फिर क्या करना है, यहाँ पर जो है केवल क्वेश्चन का, तो केवल क्वेश्चन से हमारे पास दो क्वेश्चन आ जाएंगे, वहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक IN की वैल्यू, IN हमारे पास यहाँ पर क्या है, नॉर्टन करंट, नॉर्टन करंट ऐसे कह सकते हो। थर्ड हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस मालूम करनी है, वही रेजिस्टेंस वैसे ही मालूम करनी है, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स लगे उन सबको रिमूव कर दो, हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी टोटल। उसके बाद आपने लगाना है यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के बजाय करंट डिवाइडर सर्किट बनाना है। यहाँ पर करंट डिवाइडर सर्किट क्या होता है, इंडिपेंडेंट जो करंट है ना, वहाँ पर इंडिपेंडेंट करंट है, उसके पैरेलल के में दो रेजिस्टेंस हो वहाँ पर, इसकी शर्त होती है। जबकि वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट सोर्स यहाँ पर होता है, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस, और इसके पैरेलल में वापस एक रेजिस्टेंस होती है इस तरह करके। जबकि करंट डिवाइडर सर्किट में वापस क्या होता है,
इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ करंट, उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस, उसके भी पैरेलल में रेजिस्टेंस। इस तरह का यहाँ पे एक सर्किट होता है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर मैं यहाँ पर 4 किलो ओम के मालूम करना ना, 4 किलो का मालूम करना, इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे लिखो यहाँ पे जो उन्होंने 1.5, ठीक है ना, माइनस का मतलब कि यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन है। आपको हर एक डायरेक्शन में बता चुका, माइनस का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि अगर किसी भी वैल्यू के, किसी भी वोल्टेज की वैल्यू के साथ माइनस का साइन हो तो इसका मतलब क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू। ये भी सर के आ सकता है। ये कॉन्सेप्चुअल है, आपको बता दूं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज बनाते हैं, खासतौर पर फिजिक्स 301 के। ठीक हो गया, क्योंकि मिड टर्म के पेपर दिए थे ना मैंने, तो उससे मुझे अंदाजा होगा सारा का सारा। अच्छा जी, अब यहाँ माइनस 1.5 आ जाएगा। अब यहाँ 4 के नहीं, इधर ही 4 के, इधर ही 4 के, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा होगा। आपको भी 4 के यहाँ पे लिख लो, 4 के डिवाइड बाई 8 के हो जाएगा, 4+4, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आई नोट पे आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास क्या है, आई नोट आया। हमने क्या मालूम करना है, वी नोट मालूम करना है। अब वी नोट कैसे मालूम करोगे, ओम सा लगा दो, सिंपल सा, वी नोट इज इक्वल टू आई नोट डिवाइडेड बाई आर। ठीक है ना, ये वाला आर आ गया, आर आ लिया हम कह सकते हैं। ठीक हो गया, लगाया मैं वी आउट हो गया। मैंने आपको बेसिकली यहाँ पर जो बताना था ना, यहाँ पर ये ऊपर सर्किट से बता नहीं सका मैं, यहाँ पे देखा था, इसमें आपको बता सकता हूँ मैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये करंट सर्किट है ना, ये करंट डिवाइडर सर्किट। हमने क्या मालूम करना है, यहाँ की वैल्यू मालूम करनी है, ऐसे ही है। ठीक है ना। अब करंट डिवाइडर सर्किट में क्या होता है, जो ऊपर वाली रेजिस्टेंस होती है ना, वहाँ पर हम लिखते हैं ये रेजिस्टेंस। ये मैं इसके फुल डेरिवेशन बता चुका हूँ मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 28 पे। ठीक है ना, उसके शुरू में मैंने ये सारा क्लेरिफाई किया था, वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला और करंट डिवाइडर फॉर्मूले में फ़र्क क्या होता है। ठीक है ना, वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूले में हमारे पास क्या होता है, इज इक्वल टू वी आउट इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ऐसे ही होता है ना, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होता है, VS होता है। ये फॉर्मूला होता है। जबकि हमारे पास जो है करंट डिवाइडर सर्किट में क्या होता है, आई नोट इज इक्वल टू R2। ठीक है ना, R2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या दो, R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय IS। ठीक है ना। अब ये R2 से क्या मुराद है, मीन्स अगर आप यहाँ का मालूम कर लो ना रेजिस्टेंस, तो हमारे लिए R2 क्या होगा, ये होगा। अगर आप यहाँ का मालूम कर रहे हो वोल्टेज, यहाँ पे करंट, ठीक है ना, तो हमारे लिए R2 ये होगा। ये आपने याद रखना कॉन्सेप्ट। दोबारा बता देता हूँ मैं, अगर आप यहाँ का वोल्टेज, यहाँ पे सॉरी वोल्टेज वहाँ पे कह रहा हूँ मैं, अगर आप यहाँ का करंट मालूम कर रहे हो, आउटपुट करंट, तो हमारे लिए जो R2 होगा वो क्या होगा, ये होगा। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, 0.31 मिली एम्पेयर, ये इंडिपेंडेंट को सोर्स वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 3.7। ठीक है ना, ये डिवाइड बाय 4 प्लस ये वाला करंट डिवाइडर फॉर्मूला लग गया। सॉल्व करो, वोल्टेज आउटपुट निकालो, V इक्वल टू आई आर, और वोल्टेज आउटपुट भी आ जाएगा। सिंपल सर, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक हो गया। अभी हमारे पास क्या है, लेक्चर में 28 है, लेक्चर में 28 में हमारे पास क्या है, नॉर्टन थ्योरम विद एग्जांपल न्यूमैटिक प्रिंसिपल। नॉर्टन थ्योरम में समझा चुका मैं, सारे वैसे सॉल्व करने हैं आपने। डिपेंडेंट सर्किट आ गया, डिपेंडेंट सर्किट में हमारे पास क्या होता है, एक ये सर्किट है, इसमें हम क्या, हमारे पास ये डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है। ये आपने याद रखना है, अगर हमारे पे एक डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है ना, इसका मतलब क्या, हमारे पास कोई ना कोई इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट सोर्स भी होगा। ठीक है ना, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स उस वक्त ही होता है कि जो उसकी वैल्यू होती है ना, वो इंडिपेंडेंट सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तभी तो हम उसको डिपेंडेंट सोर्स कहते हैं, जिसका सिंबल क्या होता है, डायमंड सिंबल होता है। ठीक हो गया। हमने यहाँ पे अपनी तरफ से एक वैल्यू लगा दी, एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट सोर्स भी क्या होगा, करंट ही होगा, जिसको हमने फर्जन कह दिया 1 वहाँ पर से। अब इसके जरिए आप केवल क्वेश्चन लगाओ, फर्दर सॉल्व करो, आपको सारा सॉल्व होता रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर बताया हुआ है कि नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करना है विदाउट यूजिंग एनी लूप। लूप भी नहीं इस्तेमाल, यानी कि केवल इक्वेशन, केसीएल इक्वेशन कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, नोड मेथड भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक हो गया। यहाँ पर यही केसीएल इक्वेशन लिखी हुई, केवल इक्वेशन लिखी हुई, ठीक है, केसीएल नहीं लिखी हुई। अच्छा जी, एक मिनट। एक मिनट रुको ज़रा, एक मिनट। ये मेरे ख्याल से ये वोल्टेज है ना, वोल्टेज, वोल्टेज यहाँ पर केसीएल इक्वेशन लगी हुई है। यहाँ पर केसीएल इक्वेशन में क्या होता है, हमारे पास आई इज इक्वल टू वी ओवर है, क्योंकि वहाँ पर करंट भी काम कर रहे हैं ना हम। यहाँ पे केवीएल इक्वेशन लगी हुई केसीएल। ये आपने याद रखना, अगर हम करंट से काम कर रहे हैं तो हम केसीएल इस्तेमाल करेंगे, अगर वोल्टेज से काम कर रहे हैं तो क्या इस्तेमाल करेंगे हम, केवीएल। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं भी यहाँ पर कंफ्यूज हो गया, मैं यहाँ पे मैं केवीएल केवीएल बोली आ रहा हूँ मैं बार बार। नंबर 1 कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम करंट के साथ काम कर रहे हैं तो हम कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, केसीएल लो, केसीएल इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। केसीएल यानी कि किरचॉफ करंट लॉ, सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये वो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक हो गया। यहाँ पर देखो ना, V1 डिवाइड बाई 100, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, ये किसका है, ये इसका। ठीक हो गया। सेम एट
बाकी सभी फॉर्मूला लेके V1 माइनस VX डिवाइड बाई 50, ठीक है ना। यहाँ पर आपने धोखा नहीं खाना है, यहाँ पे केवल इक्वेशन नहीं, यहाँ पे KCL इक्वेशन लिखी हुई है, ये आपको मैं क्लियरिफाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं उस समय से यहाँ पे केवल इक्वेशन लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई कौन सी KCL इक्वेशन लगी हुई है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हुई, जब यहाँ पर जो है हमारे पास क्या हो, अगर लूप भी ना इस्तेमाल कर सकते ना नोड एनालिसिस कोई भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे सुपर पोजिशन थ्योरम। उन्होंने खुद बता दिया कि आप इसको सुपर पोजिशन थ्योरम को डेरिवेट करो। सुपर पोजिशन थ्योरम मैं आपको बता चुका हूँ मैं कैसे करना है, नॉर्टन थ्योरम में कैसे करेंगे और वो कैसे करना है, यहाँ पर रिप्लेस करो आपने पास शॉर्ट सर्किट वायर, ठीक है ना। अब उसके बाद आपने यहाँ पर एक सोर्स खत्म करो, वोल्टेज मालूम करो यानी करंट मालूम करो, दूसरा सोर्स खत्म करो, करंट मालूम करो, दोनों को प्लस करो, उसके बाद रजिस्टर मालूम करो, फिर उसके बाद सेम बैटरीज करंट डिवाइडर सर्किट बनेगा वापस, उसके बाद मालूम करो, फिर वोल्टेज आउटपुट मालूम करो, सिंपल सा फॉर्मूला था उसके अंदर। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या है हमारे पास, सारे वैसे सॉल्व नहीं है। लिनियरिटी प्रिंसिपल, लिनियरिटी प्रिंसिपल जो हमारे पास क्या है, इन दिस टेक्निक वी assume there unknown quantity and analyze the circuit in reverse manner until we reach the source which is producing all voltage or current and calculate its value. Now by comparing its value with the original value of the source we calculate the exact unknown code of the circuit, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखे जरा, आसान तरीन है ये भी। अब यहाँ पे तो कैसे करना है आपने, तो यहाँ पर वोल्टेज आउटपुट होगा ना, वोल्टेज आउटपुट आप उससे कंसिडर कर लो भाई कि वहाँ पर ये 1 वोल्ट के बराबर है, ठीक है ना। इसका रूल यही है, वो यही बता रहा है कि जो अननोन क्वांटिटी है उसको एनालाइज करने के लिए ना हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे हम, यहाँ से आपको बताया था मैं जो बताना चाह रहा हूँ मैं। हम क्या करेंगे इस लिनियरिटी प्रिंसिपल के अंदर, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट वाले निकालेंगे ना हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो V1 की वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पर 1 है, 1 वोल्ट है ये, ठीक है ना, क्या है 1 वोल्ट है ये। अब हम सर्किट शुरू करेंगे यहाँ से सॉल्व करना, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, पहले हम यहाँ से सॉल्व कर रहे थे ना, हम यहाँ सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ से सॉल्व नहीं करेंगे, कहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। तो इतना फर्क है और कुछ भी नहीं है, ये देखा रहा। V1 को हमने कंसीडर कर दिया 1 वोल्ट है, ठीक है ना। V2 इज इक्वल टू 1 वोल्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बता अगर यहाँ पर 1 वोल्ट ये है तो V2 की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 1 वोल्ट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर इसको यहाँ सॉल्व कर लो, ठीक है ना। ये 4K इज इक्वल टू, ये 4K कौन सा, ये वाला 4K ही है, ठीक है ना, 4K ये वाला, ठीक हो गया। 4K यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद ये I2 की वैल्यू यहाँ से आ रही है, I2 की वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर, ठीक हो गया। I2 इज इक्वल टू 1/2K, जारी बात है। अब यहाँ पर V2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है। अब डिवाइडेड बाई 2 के तो कितना आसान आ जाएगा, ये 0.5 मिली एम्पेयर आ जाएगा। फिर हमने यहाँ की वैल्यू मालूम करी, फिर यहाँ की वैल्यू मालूम करी, फिर यहाँ की वैल्यू मालूम करी। अब एंड में बचेगा सोर्स का वोल्टेज। अब इस सोर्स वोल्टेज में क्या होगा, अब सोर्स वोल्टेज और जो हमने अपनी तरफ से वोल्टेज लगाया हुआ ना उसको कंपेयर करेंगे हम, और कुछ नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, जो हमने अपनी तरफ से जो लगाया हुआ ना वोल्टेज उसको, और जो हमारी तरफ जो जो इसका आप कह लो जो ओरिजिनल वोल्टेज होगा ना उसको कंपेयर करके हमारे पास कितना फर्क आया और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। यानी कि अगर हमारे पास जो है टोटल वोल्टेज में कितना आएगा, 6 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम अपनी तरफ से एक 1 वोल्ट का इंडिपेंडेंट सोर्स लगाएंगे तो उसमें कितना फर्क आएगा, 6 का। यानी कि जो हमारा पूरा सर्किट होगा ना बैटरी लगी होगी उसको हाफ कर हमारे पास वोल्टेज हो जाएगा 6 वोल्ट, ठीक हो गया। देखो जरा, ये भी बताया भाई ये वाला, और कुछ खास नहीं है इसके अंदर। चलिए, लेक्चर 29 में वहाँ पे क्या सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिहाज से। आपको बता दूं दोबारा मैं, ये एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादातर वहाँ पे क्या थ्योरेटिकल है। जिन्होंने इस बार का क्विज दिया ना उनका मालूम हो गया कितना 10 में से क्विज आए हमारे, ठीक है ना। और जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है उनके माशा से अच्छे नंबर आए, क्योंकि मैंने 3 से 4 स्टूडेंट्स हैं उनके सॉल्व किया था, उनके 9 नंबर आए, 10 नंबर, 9 10 नंबर आए उनके। अच्छा जी, इंट्रिंसिक सिलिकॉन क्या होता है, जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, ठीक हो गया। इसका कोई इसका जो कॉन्सेप्ट ये है कि हम इसको अपनी तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसको इंसुलेटर एज ए इंसुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो इंसुलेटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इसको एज अ कंडक्टर इस्तेमाल करें हम इसको एज अ कंडक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, जिन्होंने मेरे लेक्चर सुने हैं उनको समझ आ गया हो कैसे। इंसुलेटर के लिए क्या काम करना होगा, रिवर्स में लगा दो, हमारे पास इंसुलेटर बन गया, ठीक है ना। कंडक्टर के लिए क्या लगाना पड़ेगा, कंडक्टर को एज अ कंडक्टर यूज करना, आप क्या करोगे, आप उसको फॉरवर्ड वाइस में लगा दो। फॉरवर्ड वाइस में क्या होगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, हमारे पास ये क्या बन गया, ये कंडक्टर बन गया, सिंपल सा, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास ये क्रिस्टल होता है जो हमारे पास जिसके जो एटम्स होते हैं ना वो फिक्स बॉन्डिंग में होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। अब जो फिक्स बॉन्डिंग से हमारे पास जो होता है ना, जब पोजीशन में आप कर लो तो फिक्स पोजीशन में हमारे पास होता है जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होते हैं ना, जब उसके जरिए वहाँ पे एक जो बॉन्ड क्रिएट होता है ना उसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं।
दोबारा बताया तो मैंने जो बताया वो ये है कि अगर वहाँ पे जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स के जरिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के जरिए एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है ना, उससे हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। सिंपल सर, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो सिलिकॉन एटम होता है ना, उसके अंदर कितने एटम्स होते हैं, 4। यानी कि जो एक सिलिकॉन एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो आप कर लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह रहा हूँ मैं ये बार बार इस तरह करके आप ये बना हुआ है, 1 2 3 4, यानी कि सिलिकॉन का जो एटम है ना उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरह करके, और कुछ भी नहीं है। अब थर्मल आयनाइजेशन से क्या होगा, थर्मल यानी कि अगर हम सेमीकंडक्टर को जो है ना गर्म करना शुरू करेंगे ना, ठीक है ना, तो जो उसके जो आइटम्स होंगे ना उनके अंदर आएगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से क्या होंगे, वो अपना वैलेंस सेल जो होगा ना, वैलेंस सेल क्या होता है, ये वाला सेल, इसे हम कहते हैं वैलेंस सेल, इस वाले को, ठीक है ना, इस वाले को हम कहते हैं वैलेंस सेल कहते हैं। इसको क्या करेगा, छोड़ने की कोशिश करेगा, भागने की कोशिश करेगा, एनर्जी की वजह से। कौन सी एनर्जी, थर्मल आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से, ठीक हो गया। उस एनर्जी की वजह से हमारे पास क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होगा, जहाँ पर जब वो अपनी जगह छोड़ के जाएगा ना, यानी कि यहाँ पे जगह छोड़ के आ रहा है ये वाली, ठीक है ना, यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा एक होल, यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक पॉजिटिव जगह बन जाएगी, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आने के, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है और वो किसी दूसरे आइटम का वापस आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, यहाँ पे अपने आप न्यूट्रल करेगा, उसके जरिए वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं, वो को उसकी वजह से हो रहा है, थर्मल आयनाइजेशन की वजह से हो रहा है, और कुछ भी नहीं है। और इस प्रोसेस का नाम दूसरा क्या है, रिकम्बिनेशन होता है। ये मगर से एक एमसीक्यू भी इस तरह का एक आया था। अब इसके बाद क्या यहाँ पे ये डिसअपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होल्स। अब जारी बात है, जो अगर इलेक्ट्रॉन्स होल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, होल्स इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रिकम्बिनेशन कहते हैं। वहाँ पर सिंपल सा, ये कुछ भी नहीं है। और एक इसकी मदद से होता है वहाँ पर आयनाइजेशन के रेट, जितना ज़्यादा आयनाइजेशन रेट बड़ा होगा उतना ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या होंगे, ऑटोमेटिकली क्रिएट होते रहेंगे ज़्यादा। कंडक्शन बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड वो होता है जो वैलेंस सेल के, वैलेंस शेल और एनर्जी गैप के बाद आता है, ठीक है ना। ये डायग्राम में देखें, ये वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल कौन सा है, ये वाला शेल जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये वाला शेल है। अब उसके बाद जो ना ये एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड का मतलब क्या है कि जो एक एटम है ना, एटम, उससे हम कितनी एनर्जी जो है, एनर्जी दे के वो कंडक्शन यानी कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाए। इसका मतलब क्या है कि जो वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, हम उसको कितनी एनर्जी दें कि वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन के वहाँ पे कंडक्शन करे, एक कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये है, कुछ भी नहीं है। ये पूरे लेक्चर का मतलब वही सारा सर। अगर आप ज़्यादा डीपली पढ़ना है ना, आप ये लेक्चर देख लीजिएगा, आपको सारा ए टू जी समझ आ जाएगा। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि हायर, यानी कि आपको एक एक्साइड इलेक्ट्रॉन है जिसके पास अलॉट ऑफ एनर्जी बाय यूजिंग ऑफ थर्मल आयनाइजेशन का जो एक एनर्जी है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन के पास, जब वो एक्साइड होकर ऊपर जाएगा ना कंडक्शन बैंड के बाद, उसके बाद दोबारा नीचे आएगा वैलेंस शेल के पास, ठीक है ना। कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारी बात है, आइडल काम तो नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में है। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कम, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर एनर्जी गैप 3.3 का ना, वो गेन करते हैं 2.2 का। एक इलेक्ट्रॉन आ गया, उसके बाद एनर्जी गैप कितना आ रहा है, 2.2 का, तो वो दरमियान में रुके ना तो बाहर नीचे आ जाएगा वैलेंस शेल के अंदर, क्योंकि वो इतनी उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी कि वो एनर्जी गैप को पार कर सके कंडक्शन बैंड की तरफ जाते हुए, ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो वहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे ना, यानी कि आप कह लो ये वापस क्या, कंडक्शन बैंड ही है, ठीक है ना, कंडक्शन बैंड है, वापस क्या वैलेंस बैंड है, ठीक है ना, वैलेंस बैंड। अब यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पार कर जाएंगे इस तरह करके, ठीक है ना। लेकिन जो कुछ पार्टिकल्स होंगे ना, वो यहाँ पर आकर ना वापस रिवर्स पास हो जाएंगे, इस तरह रिवर्स चल जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके पास जो एक एनर्जी होगी ना, उनको इतनी प्रॉपर नहीं दी जाएगी कि वो इतना फासला आप कह लो सफर कर सके कि वो कंडक्शन बैंड के पास चली जाए। क्यों, क्योंकि अब मिसाल को तो भाई यहाँ पर 3.3 का एनर्जी हमने दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को दिया हमने, तो वो फ्री होकर हमारे पास कंडक्शन बैंड में आ गए। लेकिन जो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको एनर्जी की 2.2 की, वो दरमियान में रुक के वापस नीचे आ जाएंगे। जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में है ना, यानी कि हाई एनर्जी टू लो एनर्जी जाए, उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। सिंपल सा, कुछ भी नहीं है। डिफ्यूजन करंट, और वो डिफ्यूजन करंट से की वजह से वापस आप कह लो इलेक्ट्रिसिटी आती है। कुछ लोगों को जिसमें से माइनर अमाउंट ऑफ करंट आता है उसमें से भी, ठीक है ना। जाहिर बात है, उसके अंदर पहले एक्साइड होता है, फिर लो होता है, उसके अंदर कुछ एनर्जी रिलीज कर रहा है, और जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वहाँ पर क्या है, करंट होती है वो। डिप वेलोसिटी का होता है। डिप वेलोसिटी का मतलब क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के सामने कोई भी एक रेजिस्टेंस आना, उसको पार करते हुए जब उसको एक इतनी फोर्स लगे, इतनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना क्रिएट होना, उसे हम डिप वेलोसिटी कहते होते हैं। डोप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक वहाँ पे बड़ा इंट्रिंसिक है, वहाँ पर होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक वहाँ पर क्या होता है, जो हम इम्प्योरिटीज इसके अंदर क्रिएट करते हैं ना, उसकी मदद से जो एक सेमीकंडक्टर बनाते हैं ना, उसे हम डोप सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, डोप सेमीकंडक्टर। कोई भी एक इम्प्योरिटीज एक्सटर्नल ऐड करने से, एक कोई भी एक
प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जो उसके में से एक न्यू सेमीकंडक्टर बनेगा ना, उसे हम कहते हैं डोप सेमीकंडक्टर, और कुछ भी नहीं है इसका अंदर। अच्छा जी, सब चीज़ें आपको समझा चुका मैं लेक्चर नंबर 29 के अंदर। लेक्चर नंबर 28-30 में क्या है, पीएन जंक्शन डायोड। डायोड क्या होता है, इस तरह के शेप होती है, इसका यहाँ पर एक एनोड होता है, ये यहाँ पर कैथोड होता है। इसमें वहाँ पर ये पी टाइप होता है ये, और ये वापस क्या होता है, सीधी बार वापस क्या होती है, सीधी बार वापस क्या है, एन टाइप होती है। ठीक हो गया। अब इसमें से भी वहाँ पर एमसीक्यूज आते हैं, लेक्चर में 29 से भी आते हैं, लेक्चर में 30 से भी आता है। लेक्चर में 29 को आपने लाजमी हर एक स्टेटमेंट पढ़नी है आपने, क्योंकि इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपको इन सब के कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप समझो अभी आपको हर चीज़ क्लियर है, आपको बता चुका इन सब के कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है ना। अगर वो चीज़ आपको याद है, समझो आपको वो लेक्चर से आ रही है वाला। अच्छा जी, लेक्चर में 30 में वापस क्या है, पी एन जंक्शन डायोड। डायोड वहाँ पर इस तरह करके दिखाया जाता है। ठीक है ना। अभी वहाँ पर जो ये एक आता है वापस एमसीक्यू, जर्मेनियम का जो वोल्टेज होता है 0.3 होता है, सिलिकॉन का कितना होता है 0.7 होता है। ये चीज़ आपने लाजमी याद करनी है। जर्मेनियम डायोड का कितना वोल्टेज होता है 0.3 होता है, और सिलिकॉन डायोड का कितना होता है 0.7 होता है। अब आपको याद भी हो चुका होगा मेरे ख्याल से। अब फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ा होता है, नेगेटिव नेगेटिव जुड़ा हुआ होता है। ये आपने याद रखना है, ये पूछते होते हैं एमसीक्यू में कभी बार, ये आ भी सकता है मेरे ख्याल से। ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन पूरी करने के लिए क्या होता है, जो डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी होती है वो किससे जुड़ी हुई होती है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ डायोड। ठीक है ना। तो ये कंडीशन फुलफिल करती है किसको, फॉरवर्ड बायस को। अगर वहां पर नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ और पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ हो ना, उस टाइम पे भी डायोड वहां पर कौन सी कंडीशन फुलफिल करेगा, फॉरवर्ड बायस की। ये आपने याद रखने कॉन्सेप्ट इसका ये है। रिवर्स बायसिंग में वापस क्या होता है, रिवर्स बायसिंग में वापस होता है पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ होता है। ये आपने याद रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ होता है, और नेगेटिव किससे जुड़ा हुआ होता है, पॉजिटिव से। ये किसी कंडीशन नहीं है रिवर्स बायस की, ये आपने याद रखनी है। अच्छा जी, अब इसके बाद जो हमारे पास है आइडियल डायोड। आइडियल डायोड के अंदर पावर डेसिमेशन कुछ भी नहीं होती, यानी कि पावर जितना फॉरवर्ड बायसिंग क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट होगी। यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग में जो है ना, आइडियल डायोड में, आपको दोबारा बताया तो मैं, आइडियल डायोड में फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में करंट मैक्सिमम होता है और वोल्टेज का तो जीरो होता है। ये अभी आता है हमारे पास, आप क्या कर लो, आप इसके तो पूछ सकते हैं ये भी, कि जो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आइडियल डायोड क्या होता है। आइडियल डायोड में फॉरवर्ड बायस कंडीशन हो ना, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, एक शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर देगा वो। इतनी ज़्यादा हाई होगी कि वो जो वायर होगी ना, जो डायोड होगा, वो एक शॉर्ट सर्किट वायर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और जो उसका जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। जब क्या फॉरवर्ड बायस जब क्या रिवर्स बायस में क्या होगा हमारे पास, करंट की वैल्यू जीरो होगी और वोल्टेज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, जितना जितना उसका वोल्टेज मिसाल को, तो एक बैटरी लगी है 5 वोल्ट की, तो 5 वोल्ट ही उसका होगा वहां पर डायोड का वोल्टेज। क्यों, क्योंकि वो रिवर्स रिवर्स बस में, और इसका करंट क्या होगा, जीरो होगा बस, और कुछ भी नहीं है इसका अंदर। ठीक है ना। इसका 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 कॉन्सेप्ट ये है। ये ग्राफ ये बताया हुआ मैंने आपको, ये ग्राफ में कुछ भी नहीं है, वहाँ पे फॉरवर्ड बायस का बताया हुआ, ये शॉर्ट सर्किट होगा, और यहाँ पे वैल्यू इसकी जीरो हो जाएगी, वोल्टेज कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये सारे सर्किट सॉल्व किए हैं। अब उसके बाद लेक्चर 31 है हमारे पास, क्या टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जंक्शन डायोड ऑफ फॉरवर्ड बायस। ये वही बताया हुआ जो मैंने आपको बताया मैंने अभी। ठीक है ना, कि जो इसका जो बनेगा ना, हाई पोजीशन में जाएगा, लो पोजीशन में जाएगा, ऐसा क्या बताया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली एक कंडीशन वहाँ पर बताई हुई है। ये एक वहाँ पर एक दी हुई है, साइन वेव भी आपसे कर सकते हो, कॉस वेव भी कर सकते हो। ठीक है ना। साइन वेव और कॉस वेव में थोड़ा सा फर्क होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है ना। उनका थोड़ा बहुत आप कह लो आगे पीछे होती है, ज़्यादा आगे पीछे नहीं होती वो। मैंने आपको साइन वेव के साथ भी सॉल्व करके दिखाया हुआ है, कॉस वेव के साथ भी सॉल्व करके दिखाया हुआ है। मैं कल लेक्चर में 31 है, अब लेक्चर में 31 की वीडियो देखेंगे ना, शुरू में ये एग्जांपल है, आप वहाँ समझ लीजिएगा ये। ठीक है ना। अब उसके बाद कि ये वहाँ पे सर्किट बने हुए, मैं आपको बता चुका हूँ, मैं ये आपको मालूम भी हो चुका होगा। वहाँ पे ये पॉजिटिव बैटरी लगी हुई है, और ये वहाँ पे क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल लगा हुआ है। ठीक है ना। ये नेगेटिव किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव जुड़ा हुआ है। ठीक हो गया। ये आपका वाला कॉन्सेप्ट ये सारा क्लियर हो चुका होगा ये वाला। ये सर्किट भी है वहाँ पर, इस सर्किट को भी आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सर्किट है, लेक्चर नंबर 31 देख लीजिएगा ये वाला। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी सर, ये ग्राफ है, ग्राफ में बस बताया हुआ है। ये जो फॉरवर्ड बायस है ना, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जब 0 से लेकर 0.7 तक जाता है ना, कौन सा, ये कौन सा, सिलिकॉन का ग्राफ है ना भाई। ये याद रखना है आपने। ये किसका ग्राफ है, सिलिकॉन का, जिसमें आप 0.7 तक जा रहा है मैक्सिमम। ये किसका 0.7 किसकी वैल्यू थी, सिलिकॉन की। ठीक है ना। तो इसका बताया हुआ है, ये ग्राफ उसका बताया हुआ, कुछ भी नहीं है। ये बताया हुआ है, अगर हमारे पास जो है ग्राफ के रिलेटिव, ये ग्राफ के रिलेटिव हमारा फॉर्मूला, ये फॉरवर्ड बायस का, ये आपने याद रखना है। ठीक है ना। यहाँ पर वी टी के आपको वैल्यू मालूम होनी चाहिए। वी टी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0.025, यहाँ पर 0.026 होती है, मैं कर 25.2 मिलियन वोल्ट। ये आपने याद रखनी है बस, कि वी टी की वैल्यू वापस क्या होती है, 25.2 यानी 25
मिली वोल्ट होती है। ये आपने याद रखना हमेशा, एमसीक्यू उसमें आ सकता है ये। उसके बाद कुछ आपका लो फॉर्मूला डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आती नहीं है, आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसका नहीं। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आपको बता दूंगा सॉल्व करने में, आप इसका लेक्चर देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएंगे। 32 में आपका रिवर्स बाय रीजन है और ब्रेक डाउन रीजन है, एनालिसिस डायोड, ये सारे न्यूमेरिकल्स ही हैं, ठीक है ना। अगर आपको पिछले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, ठीक है ना, तो ये भी आपको सारा क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, अब जो है हमारे पास रिवर्स बाय रीजन में आपको बताया हुआ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है कि रिवर्स बाय रीजन ऑफ ऑपरेशन इज एंटर मतलब डायोड वोल्टेज मेड नेगेटिव, ठीक है ना। यानी कि जो वोल्टेज है, एक वहाँ पर एक कंडीशन है, ये एक ब्रेक डाउन रीजन, यानी कि वहाँ पे एक ब्रेक डाउन रीजन क्या है हमारे पास, ये वाला, ये रीजन है। ग्राफ में आपको दिखाया था मैं, ये रीजन, ये ला, कि वहाँ पर वोल्टेज वहाँ पर ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो जाता है इस तरह करके, और करंट क्या होता है वहाँ पर, एक नेगेटिव में मैक्सिमम में चले जाते हैं, नेगेटिव में मैक्सिमम चले जाते हैं, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखा ना, ये लिखा हुआ भी होगा यहाँ पर, एक क्वेश्चन बनी हुई यहाँ पर, ये ली आई इज इक्वल टू माइनस आई एच। माइनस का मतलब क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे याद रखना हमेशा। माइनस साइन का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक हो गया। कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होता है जो प्रोड्यूस होता है नेगेटिव की तरफ, लेकिन हम उसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव है लेकिन उसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं उसका, ठीक हो गया। और इस डायोड जो ये करंट प्रोड्यूस होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ, अगर उसको एक प्रैक्टिकल लाइफ में देखें ना, प्रैक्टिकल लाइफ में हम ये वाला भी करंट यूज करते हैं, ये वाला भी करंट यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ है, अगर इसको आइडियल में देखें ना, आइडियल में इसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको कहते हैं लीकेज करंट, प्रैक्टिकल लाइफ में इसको क्या कहते हैं, लीकेज करंट से, ठीक हो गया। अब ब्रेकडाउन रीजन क्या होता है, जहां से ये वाला जो करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए ना, उसे हम कहते हैं ब्रेकडाउन रीजन। ये मैं कहते हैं कंफ्यूज भी आता है ये वाला। उसके बाद ये वापस क्या होता है, जो आईवी कर्व के अंदर जो वोल्टेज जहाँ पर वापस इंक्रीज होना शुरू होता है ना, वोल्टेज वहाँ थोड़ा बहुत इंक्रीज करना शुरू होता है, उसे हम कहते हैं वीजेड के, ठीक है ना। अब उसके बाद एक सर्किट दिया हुआ ये वाला, खास उसके अंदर अभी फॉर्मूला बताया हुआ है, केवल इक्वेशन जरिए आप फॉर्मूला लगाते हो, फॉरवर्ड बेस का फॉर्मूला लगाते हो सिंपल सा। एक वोल्टेज बैटरी लगी हुई है, रेजिस्टर लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है। अब एक आप पता है कौन सी कंडीशन में लगा हुआ है ये, पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, नेगेटिव नेगेटिव जुड़ा हुआ है, कौन सी कंडीशन हो गई है, फॉरवर्ड बेस रीजन में चल रहा है, बिल्कुल फॉरवर्ड बेस में लगा हुआ है ये, ठीक है ना। अगर आइडिया इसको डायोड का देखा जाए, डायोड का फॉर्मूला क्या बनेगा फॉरवर्ड बेस में, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा बहुत और मजीद सॉल्व करेंगे, वापस इसका ये आंसर आ जाएगा, इसका ये बन जाएगा, और फिर ये इस तरह करके बन जाएगा, ठीक हो गया। हमने डायोड को ना, अभी हम आइडियल देख रहे हैं, ये डायोड लगा हुआ आइडियल केस के अंदर, तभी यहाँ पर वी डी डी इज इक्वल टू वी डी होगा, ठीक हो गया। ग्राफिक एनालिसिस है, यहाँ पर ग्राफ में क्या बना हुआ है, एक लो इसे हम कहते हैं लोड लाइन। लोड लाइन का मतलब क्या है, जो रेजिस्टेंस और वोल्टेज के वजह से एक ग्राफ बने ना, लीनियर ग्राफ बने, उससे हम कहते हैं लोड लाइन। और ये वहाँ पर जो एक नी वोल्टेज है ना, ये वाला वोल्टेज के साथ डायोड का ये वोल्टेज है डायोड का, और ये जो वोल्टेज है ना, ये वाला वोल्टेज सीधा जो लाइन आ रही है ये वाली, ये वापस है वो उसके बाद बैटरी की वजह से आ रहा है। जबकि ये जो वोल्टेज है ये नी वाला, ये डायोड की वजह से आ रहा है, जहाँ पे ये दो लाइन मीट करें उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेशनल पॉइंट कहते हैं, यानी कि क्यू, ठीक है ना। ये अपने याद रखना है कि जो इसकी कोऑर्डिनेट लाइन है, कोऑर्डिनेट लाइन आई डी एंड वी डी, जीएपी एमसीक्यूज में आ सकता है, ये भी आपने याद रखना है। जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है इसका कौन से, आई डी कैपिटल आई और कैपिटल वी डी है, ठीक हो गया। आइट्रेशन एनालिसिस क्या होता है, आइट्रेशन एनालिसिस में आप सकता है यानी कि किसी भी वोल्टेज को मालूम करना कि इसका वोल्टेज कांस्टेंट है यानी कांस्टेंट है, तो उस टाइम पे आइट्रेशन एनालिसिस के बाद इसको आप कह लो सॉल्व करते रहते हैं कि इसके वोल्टेज और करंट जो है सेम है, कांस्टेंट है या नहीं है, ठीक हो गया। ये बस वो चीज़ है। लेक्चर 23 में हमारे पास क्या है, बस इसका स्टैटिक रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस बताया हुआ है कि स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, डीसी रेजिस्टेंस क्या होती है हमारे पास, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास बताया हुआ है किसका फॉर्मूला, ये डीसी का। ये आपने याद रखना है, अगर यहाँ पर डेल्टा नहीं लिखा हुआ, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब होता है, डेल्टा का मतलब चेंज होता है। अगर वहाँ पर ये चीज़ दी हुई हो ना, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, किसका फॉर्मूला होगा ये, एक डीसी का फॉर्मूला होगा ये आपने याद रखना है। अगर यहाँ पर डेल्टा लिखा होगा, इसका मतलब क्या होगा, वो चेंज इन करंट, चेंज इन वोल्टेज होगा वो, ठीक हो गया। अगर यहाँ पे इसका ग्राफ दिया हुआ ना, ग्राफ को देखते हुए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज निकालेंगे, ऐसा करके वैल्यूज निकाल के हम क्या करेंगे, कोई भी एक स्विंग वैल्यू निकालेंगे, स्विंग वैल्यू यानी मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर ये भी हो, यहाँ पर डीसी मालूम करें, डीसी सर्किट, ये हमारे पास क्या है, डीसी रेजिस्टेंस यहाँ मालूम करें हमें, आप कुछ भी नहीं है। यहाँ पर डीसी रेजिस्टेंस मालूम करेंगे, जैसे यहाँ पर वैल्यू दी हुई है उसी की आप मालूम कर लो, इससे कोरस्पॉन्डिंग आप लाइन्स लगा लो, करंट की वैल्यू और वोल्टेज वैल्यू निकालो, आपके ऊपर रेजिस्टेंस निकलती रहेगी। यानी कि अगर मिसाल के तौर 1 मिलियन पेयर है ना, 1 मिलियन पेयर के यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 0.5 है,
दोनों को डिवाइड करोगे आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 500 ओम आ जाएगा। ये आपको सिंपल सा रेजिस्टेंस निकल जाएगा, डीसी रेजिस्टेंस है ये आपने याद रखना, ये डीसी रेजिस्टेंस है ये। जबकि एसी रेजिस्टेंस में हमारे पास अलग सीन होता है, वो मेरे ख्याल से इस वाले लेक्चर में नहीं है, मॉडल लेक्चर में होगा। ये प्रैक्टिकल डायोड मॉडल के बताए हुए प्रैक्टिकल मॉडल आपको बता चूंगा मैं ये। इसमें बस वो जो प्रैक्टिकल एग्जांपल होती है ना, जैसे कि डायोड में थोड़ा बहुत करंट वोल्टेज इंक्रीज हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है ना, वो सब चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, कुछ भी नहीं इसके अंदर। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है हमारे पास इसमें से भी बस आप याद रख लें, ये यदि हमारे पास शॉर्ट एमसीक्यू से भी आ सकते हैं। ये ग्राफ दे दिया है, ग्राफ में बता दें कि भाई इसका डीसी रेजिस्टेंस कितना है, बताओ अभी। आपने सिंपल क्या करना है, अब आई वन की अगर आई डी की वैल्यू दी हुई होगी ना, आप इससे कॉरस्पॉन्डिंग लाइन लगाए, ऐसा करके 0.5 वोल्ट होगा, दोनों वैल्यूज वहाँ पास हो जाएंगी। आप दोनों को डिवाइड करें, वहाँ पर डीसी रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये वहाँ पर शॉर्ट में आ सकता है, फिर एमसीक्यूज में भी आ सकता है ये, ठीक है ना। छोटी सा प्रॉब्लम है, आपके 2 मिनट में काम हो जाएगा, देखा ना। अब ये जैसे ये वाला ग्राफ है, इसलिए ग्राफ है, इतना सा सोल्यूशन है बस, यहाँ पर एमसीक्यूज में आ सकता है, ये आपने याद रखना है ये हर चीज़। अच्छा जी, अब जो हमारे पास है वो ये है कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि आप क्या करो यहाँ पर जो है ना वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए ना, इसको आप अप्लाई कर दो कि भी एक डायोड के साथ वोल्टेज बैटरी में लगा होता है फॉरवर्ड पास के अंदर, जो डी वोल्टेज होगा ना वहाँ पर कांस्टेंट वोल्टेज में ड्रॉप करता रहेगा और कुछ भी नहीं है। ये जिसका आपको बता रहा था, ये किसका फॉर्मूला होगा, ये एसी रेजिस्टेंस मालूम करने का, डेल्टा वी डेल्टा आई डी। डेल्टा वी डी और डेल्टा आई डी कैसे मालूम करना है, वो मैं ख्याल लेक्चर 34 में ये चीज़। अब यहाँ पे देख रहे हो, हमें दिया हुआ यहाँ पे क्या मालूम करना है, एसी रेजिस्टेंस, ठीक है ना। हमें किसमें वैल्यू दी हुई है, डीसी करंट की वैल्यू दी हुई है। ये किसकी वैल्यू दी हुई है, डीसी करंट की। कैपिटल आई का मतलब क्या है, ये डीसी में। अगर स्मॉल आई होता है, डेल्टा वी लिखा, डेल्टा आई लिखा होता ना, तो इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है, एसी की वैल्यू होती है। अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे 2 है ना, +2, अब यहाँ डीसी में दी हुई है, अब इसको एसी में कैसे चेक करेंगे। एसी में तो ये मालूम है ना, एसी का फ्लो कैसे चलता है, एसी का फ्लो, एसी का फ्लो से होता है ना इस तरह करके। इसका मतलब क्या, +2 इधर होगा, +2 वहाँ पर इधर होगा, -2 इधर होगा, ऐसे ही है ना। इसकी पीक वैल्यू +2 होगी, इसकी पीक वैल्यू क्या होगी, -2 होगी, ठीक हो गया। सेम एट इज 2 + 2 वहाँ पर कितना हो गया, 4 मिली एम्पियर हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये डेल्टा आईसी हो जाएगा, ठीक हो गया। इसको उसके कोरस्पॉन्डिंग वापस क्या हो जाएगा, यानी कि 4 के रिलेटिव देखेंगे यहाँ पर, इधर 0.7 आता है, ठीक है, 0.76 आता है ये रहा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 0, जाहिर बात है 0 से लेकर 4 तक, यानी कि 0 से लेकर 4 तक देखना पड़ेगा ना हमें, यानी कि 0 भी वैल्यू है ना वापस, ये देखो रहा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में अगर ये है, ये 0 भी आएगा, 0 से इधर भी आ रहा है, 0 से इधर ये भी आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो इसका 0 जो पॉइंट होगा ना, उससे हम कंसीडर करेंगे एसी के अंदर, तो उसके में वापस क्या 0.67 होगा बस उसका वोल्टेज, ठीक हो गया, क्योंकि ये वाला वोल्टेज इधर आ रही है ना, ठीक हो गया। सेम एट ये भी आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ठीक है ना। इसको भी देख लीजिएगा एक मरतबा। स्मॉल सिग्नल मॉडल भी इसको मैं यहाँ पर समझा नहीं सकता, वैसे इसका जो फॉर्मूला होता है ना, बस आप यहाँ फॉर्मूला देख लीजिए वाला, डेरिवेशन देख लीजिएगा, ठीक है ना। और कुछ खास करना खास नहीं है, जैसे शुरू के डायोड के फॉर्मूले ना, वैसे ही फॉर्मूले और कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है हमारे पास इसके एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस में कुछ सारे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, कुछ खास नहीं, इसके अंदर फॉर्मूले आते हैं, बस उसमें कुछ भी नहीं है। जो शॉर्ट के लिए और उसके लिए इंपॉर्टेंट था ना, वो आपको बता चुका मैं। ये हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है ना, कि ये फाइंड करें अभी कि अगर यहाँ पर एन की वैल्यू 2 हो, 1 मिली एम्पेयर तीसरा हो, और ये यहाँ पर क्या हो, इस तरह करके हो। हाँ, एक और चीज़ बताना भूल गया, एमसीक्यूज में जो है ना वापस तक आ सकते हैं, ठीक है ना। एमसीक्यूज में वापस क्या आ सकता है, अभी आपको बता देता हूँ मैं। एमसीक्यू से पूछ सकता है वो कि अगर हमारे पास जो आई एस की वैल्यू क्या हो, 5 मिली एम्पेयर है, ठीक है ना, एन की वैल्यू क्या हो, 2 हो, और डायोड की वैल्यू क्या हो हमारे पास, वी डी आप कह लो 0.7 वोल्ट हो, ठीक है ना। हमने क्या मालूम करना हो, फॉरवर्ड बस मालूम करना, फॉरवर्ड बस करंट मालूम करना हो, फॉरवर्ड बस मालूम करना यानी कि आप कह लो यहाँ पर आई एफ कहते हैं उसको। उस टाइम पे क्या करोगे आप, इस तरह के भी एक एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है ना। मैं कहते हैं पिछले जो क्विज था ना, उसमें भी इस तरह के एमसीक्यूज आए थे। आप यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, आई इज इक्वल टू आई एस, ठीक है ना, ई एन, यहाँ पर वोल्टेज ऑफ डायोड डिवाइडेड बाय एन वी टी। वी टी वापस क्या होता है, 25 मिली वोल्ट, 25 मिली वोल्ट होता है ना वापस, ठीक है ना, 25 मिली वोल्ट होता है। एन की वैल्यू दी हुई है, आई एस की वैल्यू भी दी हुई है, ये भी वैल्यू दी हुई है, सब वैल्यू पुट करो। ई की वैल्यू मेरे ख्याल से 2.7 समथिंग कुछ होती है, इसकी वैल्यू देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे आपका सारा सोल्यूशन हो जाएगा। मेरे ख्याल से अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करूँ ना मैं,
कैलकुलेटर, मगर इसके अंदर ई की वैल्यू दी हुई होगी उन्होंने, ये ई की वैल्यू दी हुई नहीं रखना, 2.718 होती है इसकी वैल्यू, ई की वैल्यू मेरी। ठीक हो गया, कैलकुलेटर में यूज़ कर सकते हैं, आपके पास कैलकुलेटर मौजूद होगा, आप सिंपल सॉल्व करेंगे इसको। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो हमारे पास ये फॉर्मूला लगे हुए हैं, यहाँ पर ये देख लीजिएगा इन सबको, यहाँ पर ये वापस क्या है, किसका फॉर्मूला, ये अल्टरनेटिव वोल्टेज के एसी वोल्टेज का, ये एसी करंट का वोल्टेज है। ये वापस क्या है, आप कह लो ये एसी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर डी जो है ना, ये एसी रेजिस्टेंस ऑफ डायोड है ये। उसके बाद जो है हमारे पास ये कुछ उसका न्यूमेरिकल्स है, कुछ भी नहीं है। लेक्चर 35 हमारे पास ट्रांसफॉर्मर आ गया। ट्रांसफॉर्मर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग जाए, ये शॉर्ट के लिए से भी और लॉन्ग के लिए से भी। ठीक है ना। अच्छा जी, ट्रांसफॉर्मर में हमारे पास क्या होगा अभी, कि यहाँ पे प्राइमरी कॉइल क्या होती है, प्राइमरी कॉइल वहाँ पे इनपुट होता है, सेकेंडरी कॉइल वहाँ पे क्या होता है, आउटपुट होता है, जो इसके दरम्यान में जो दो लाइन्स लगी हुई हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, कुछ भी नहीं होता है। कितने कंडक्टर होते हैं, हमारे पास दो कंडक्टर होते हैं। ठीक हो गया। और इसके अंदर ये आपके फिजिकल कनेक्शन होता है, इसके अंदर नहीं होता, फिजिकली आइसोलेटेड होते हैं, वहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक हो गया। ये इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। उसके बाद जो है इसमें से करंट कैसे पास होता है, आप कैसे इंडक्शन की वजह से पास होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पास होता है ये। अब चलिए, अब यहाँ पे ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है अगर प्राइमरी कॉइल कम हो और सेकेंडरी कॉइल क्या हो, ज़्यादा हो, उसे हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर हमारे पास जो है प्राइमरी कॉइल ज़्यादा हो, सेकेंडरी कॉइल कम हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगर हमारे पास दोनों इक्वल हो कॉइल, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना, फॉर्मूला पुट करके हमारे को इसके आ सकते हैं, एमसीक्यूज भी आ सकता है। अभी अगर हमें किसी का दिया हुआ हो ना, यानी कि V2 भी दिया हुआ है, प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज दिया हुआ हो, सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज दिया हुआ, और एक नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ हो, तो उसके जरिए मालूम करते हैं। मेरे ख्याल से कुछ फॉर्मूले आए थे हमारे पास इसके रिलेटिव। वो क्या था हमारे पास, कि अगर हमारे पास क्या हो, वी एस यानी कि वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी में कितना हो, मेरे ख्याल से 5 वोल्ट हो, ठीक है ना, और प्राइमरी कितना हो हमारे पास, और मेरे ख्याल से उन्होंने दिया हुआ एन दिया हुआ था, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न कितना हो, 5 वोल्ट हो, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एन एन इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी, वी एस और वी पी। ठीक है ना, यहाँ पे देखे जरा, वहाँ पर ऊपर क्या होता है, सेकेंडरी कॉइल, वी एंड वी टू पर लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, ये वी टू पर लिखा है सेकेंडरी कॉइल, इसे वी एस और वी पी। हमें क्या मालूम करना, वी पे मालूम करना, आपसे पता क्या करो, वी पी इज इक्वल टू वी एस ओवर एन। ठीक हो गया। हमारे पास वी एस की वैल्यू क्या है, 5 है, एन भी 5 है, तो हमारा वी एस का वी पी कितना आ गया, 1 वोल्ट आ गया। बस इस तरह के यहाँ पे एमसीक्यूज भी आते होते हैं उसके। और हमारे पास मेरे ख्याल से एक नंबर ऑफ टर्न्स भी आता है, कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो, अगर हमें दिए हुए हों, एक हमारे पास क्या हो, सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो, यानी कि एन पी कितना हमारे पास 5 हो, और एन एस कितना हो हमारे पास, आप कह लो 20 हो। एन एस कितना हो, सेकेंडरी कॉइल ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो, 20 हो। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, आप सिंपल सा एन एस और 1 NP का फॉर्मूला लगाओ, आप इसको डिवाइड कर दो, यानी कि हमारे 20 और 5 5 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 1 5 5 5 20, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, 4 हो गया, इसका 4 आंसर होगा, बस और कुछ भी नहीं है। अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन को, इसका पावर डिस्ट्रीब्यूशन में वापस क्या होता है, अगर आइडियल केस में देखें ना, P2 इज इक्वल टू P1, वहाँ पे इसका भी एक आया था, एक कोई आया था कि अगर वहाँ पे 10 वोल्ट का पावर दी जाए एक आइडियल ट्रांसफार्मर में, तो ये वहाँ पे कितनी है, P1 की, P1 क्या यहाँ पे एक प्राइमरी कॉल का ही है, प्राइमरी कॉल का दिया हुआ पावर 10 वोल्ट है, एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो P2 की पावर कितनी होगी, वो भी कितनी होगी, 10 वोल्ट ही होगी। क्यों, आइडियल केस में P2 इज इक्वल टू P1 होता है। ठीक है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक हो क्या। इसके आगे जो फर्स्ट को न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, न्यूमेरिकल लेक्चर देख लीजिएगा, वहाँ सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल आसानी है, इसके कुछ भी नहीं है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन आ जाएगा। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कैसे बनेगा, डायोड लगा दो किसी भी एक ऐसी वोल्टेज के साथ, ठीक है ना, एक डायोड लगा दो फॉरवर्ड बायस में इस तरह करके, और भाई ये क्या बन जाएगा, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन बन जाएगा। नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होगा, डायोड को उल्टी साइड पे लगा दो, ठीक है ना, नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफिकेशन बन जाएगा। 36 में सारा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, ठीक है ना, जो भी इसका जो बताया ना मैंने, ये नेगेटिव हाफ है, ठीक है ना, अगर डायोड के मुंह की तरफ हो, एसी रेजिस्टेंस की तरफ हो, अगर डायोड का मुंह की तरफ हो, इसकी तरफ होना, तो ये वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होगा। ठीक है ना, ये लेक्चर देख लीजिएगा, सारा कॉन्सेप्ट समझाया मैंने, कभी मैंने आपको थोड़ा बहुत मोटे मोटे कॉन्सेप्ट समझा दिया कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होता है, नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होता है। इसमें सबसे शॉर्ट और लॉन्ग आ सकते हैं, इसमें से हमसे शॉर्ट आंसर ही आता है। ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या है, वहाँ पर लेक्चर नंबर 37, लेक्चर नंबर 37 वहाँ पर नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, PIV यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है हमारे पास, ये वाला वोल्टेज, अगर हमारे पास एक बना हुआ ना, एक वेव बनी हुई इस तरह करके, तो ये ना जो होगा ना, ये ना
वोल्टेज ये वाला, इसे हम कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और इसके अंदर फुल वेव रेक्टिफिकेशन है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हम 2 डायोड इस्तेमाल करते हैं, और कुछ भी नहीं है। यहाँ बस क्या 2 डायोड का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो जाएगी, सिंपल सा। उसके बाद मैं कहा था फुल वेव ब्रिज के साथ भी आएगा। ये मेरा आपको फ्लो में समझाया हुआ है, ये लेक्चर देख लीजिएगा, इस सारा आपको फ्लो समझ आ जाएगी ये वाली। अगर अब बताऊंगा ना काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, 1 घंटे से भी और ज़्यादा बन जाएगी ये। ठीक हो गया। अब मैं कहा से यहाँ पे लेक्चर 38 में क्या नेगेटिव फुल वेव रेक्टिफिकेशन है। नेगेटिव फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होगा, डायोड का वो पॉजिटिव में इधर होता है ना, नेगेटिव में क्या होगा, इस ट्रांसफार्मर की तरफ होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये देख रहा है, नेगेटिव में क्या होगा, इस तरफ होगा, कुछ भी नहीं। ये नेगेटिव फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो गई। उसके बाद ब्रिज आ जाएगा। ब्रिज का भी मेरे ख्याल से मैं आपको बता चुका हूँ कैसे सॉल्व करना है ये, जैसे करंट फ्लोशन कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, ये लेक्चर देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। इसमें लॉग है, शॉर्ट ही आना है। और जो यहाँ पे ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, ये स्टेटमेंट आपने लाजमी पढ़नी है, इसमें से एमसीक्यू से शॉर्ट बनते होते हैं, एमसीक्यू से बनते होते हैं। ये बस आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, कि आप होती कैसे, ये क्या नहीं होती, ठीक है ना। अब इस सेंटर टैप क्या होता है, बस सेंटर टैप ट्रांसफार्मर उसे कहते हैं जिसमें ये सेंटर टैप होता है, ये वाला, ये जो ट्रांसफार्मर है ना, ये वाला ट्रांसफार्मर से हम कहते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, ये आपने याद रखना है, ये मैंने आपको सब बता दिया मैंने। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या हमारे पास जो है कैलकुलेटिंग है, और कुछ भी नहीं, सारे न्यूमेरिकल्स है इसके अंदर, ठीक है ना। लेक्चर 39 में हमारे पास क्या पीक इनवर्स वोल्टेज है, सीरीज क्लैपर है, क्लिपर क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, क्लिपर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में आ सकते हैं ये, बताया तो मैं आपको मेरा। सीरीज फिल्टर क्या होता है, फिल्टर में हमारे पास क्या होता है, जो वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज हमें एक पावर सप्लाई पे, पावर सप्लाई का उसकी जो वेरिएशन होती है उसे कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास जो है, आप कह लो हमारे पास क्या है, एक ये यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पास क्या एक इनपुट वोल्टेज है, हमने क्या किया, इसको रेक्टिफाई किया हमने, क्या कर दिया, इसको रेक्टिफाई कर दिया। रेक्टिफाई करके हमारे पास फुल वेव, आप कह लो उसको पॉजिटिव हाफ वेव कर लो, उसको पॉजिटिव हाफ में से आ रहा है, हाफ वेव में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे एक गैप आ रहा है, ये वाला, ये जो गैप आ रहा है ना, ये वाला। अब इसको ऐसा करते मैं इसको फुल वेव में ले आता हूँ, हाफ वेव से समझाना मुश्किल हो जाएगा, तो फुल वेव में ले आऊँगा, इससे करके फुल वेव में से आ रहा है ये, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए, पहले क्या होता है, मैक्स होता है, फिर लो होता है, फिर मैक्स होता है, फिर लो होता है, फिर मैक्स, फिर लो। अब इसकी वेरिएशन ठीक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फिल्टर, एक कैपेसिटर लगाते हैं, इस तरह करके हमारे पास क्या होता है, एक इस तरह करके बने होता है ग्राफ इसके ऊपर, यानी कि जो इसका जो वोल्टेज होगा ना, इस तरह से मैक्सिमम वैल्यू को जाती है, इस तरह चलेगा ये, एक स्टेबल हो जाएगा, एक फिल्टर हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो उसकी जो ये वाली वैल्यू आती है ना जीरो, वो जीरो पे नहीं जाएगी, फिर जीरो पे नहीं जाएगी। ये तो अगर 5 है ना, तो 5 4 3 5 4 5 4 इस तरह करके रहेगी फिर वो, ठीक हो गया। यहाँ पर इसका होता है फिल्टर का काम होता है, कुछ भी नहीं होता। फिल्टर किसका लगता है, पैरेलल में लगता है, ये मेरे ख्याल से पूछा भी था क्विज के अंदर, जो फिल्टर होता है उसके अंदर जो कैपेसिटर है वो किसमें लगता है, सीरीज में, पैरेलल, पैरेलल में लगता है इसके, किसके, ट्रांसफॉर्मर के, ठीक हो गया, उसके पैरेलल में लगता है इसके। अच्छा जी, उसके बाद ये सारा वही लिखा हुआ है, इसके आपका फ्लोएशन चल रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये क्लिपर बताया हुआ, क्लिपर में वापस क्या होता है, किसी भी एक पोर्शन को क्लिप कर देना, यानी कि मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, यूँ एक बना हुआ सिग्नल बना हुआ है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ से भी इसको क्लिप कर सकते हैं, क्लिप करके क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ, मैं इतना पोर्शन क्या कर दूंगा, मैं यूँ डेल, ठीक है, डेल, यहाँ पर मैं इसको वाइट कलर कर देता हूँ, मैं इतना पोर्शन क्या कर दिया मैंने, खत्म कर दिया ये। तो यहाँ पर जो लाइन बन जाएगी ना, इस तरह करके बन जाएगी, इस तरह यूँ, ये क्लिप होता है, नेगेटिव होगा, तो अगर यहाँ से क्लिप होगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं है। एक सीरीज होता है, एक पैरेलल में होता है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं इसके अंदर। ये देख रहे हैं आप, ये आप बस क्या है, ये सीरीज में है, ये सीरीज के क्लिपर का काम होता है, जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का काम होता है। सेम एडिट वहाँ पे पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल के अंदर जो है ना, पैरेलल के अंदर जो है ना, हम कर सकते हैं इस तरह का क्लिपिंग, ये देखो ना, ये निशान जो है यहाँ पर क्लिपिंग का निशान आता है, कुछ भी नहीं है। ये वहाँ पैरेलल का आ गया, यहाँ पर एक पैरेलल के अंदर क्लिपिंग कर सकते हैं इस तरह करके, कुछ भी नहीं, इसका साथ समझा चुका मैं आपको ये लेक्चर में 39 में। ये वहाँ पर ये पैरेलल का आ गया, ये वाला पैरेलल क्लिपर इसके अंदर समझाया हुआ है, ठीक है ना। पैरेलल क्लिपर में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये वहाँ पे एक वो सर्किट बना हुआ है, इसका एक सिग्नल ये है, हमारे पास इनपुट वोल्टेज है। अब यहाँ का जो देखे ना, ये क्लिप हो गया ना, ये वाला हिस्सा, ये क्लिप हो गया, ये वाला एक कॉन्स्टेंट वे में से चल रहा है, ये वाला, ठीक हो गया। ये सारा समझाया हुआ मैंने आपको, कुछ भी नहीं है इसका, ये लेक्चर में समझाया हुआ मैंने आपको, लेक्चर में 40 में ना, अगर लेक्चर में 40 देखेंगे ना, आपको सारा समझ आ जाएगा। ये क्लिपर क्या बताया हुआ कंडीशन टाइम में, कुछ भी नहीं है वहाँ पर, कंडीशन आप लाजमी पढ़ लीजिएगा। कंडीशन वापस क्या है अभी, जो टोटल नंबर ऑफ स्विंग्स होगा ना आउटपुट, वो किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ स्विंग ऑफ इनपुट। जो क्लिपर क्लैंपर में क्या होता है वहाँ पास, अच्छा एक क्लैंपर है, सॉरी क्लिपर पढ़ रहा हूँ मैं इसको, यहाँ पास क्या है, क्लैंपर है। क्लैंपर सर्किट में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ स्विंग ऑफ इनपुट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल, ठीक हो गया। उसके बाद एनालाइज कैसे करेंगे हम, इनपुट सिग्नल को करेंगे फॉरवर्ड बायस के अंदर, ठीक हो गया। जो फॉरवर्ड बायस के अंदर होगा ना, उसको चेक करेंगे और कुछ भी करेंगे। अब उसके बाद कहेंगे हम, जो डायोड ऑन होगा ना, ठीक है ना, उसके जरिए हम कैपेसिटर चार्ज करेंगे।
अगर डायोड ऑफ होगा वो वहाँ पर कैपेसिटर क्या होगा, वहाँ पर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो करंट रिलीज करना शुरू हो, वोल्टेज रिलीज करना शुरू हो जाएगा। सेम आइडिया, वो जब डायोड वोल्टेज जो होगा ना ऑफ होगा, तो वहाँ पर जो कैपेसिटर होगा थोड़ा बहुत चार्ज क्या करेगा, अपने पास रखेगा, और बाकी थोड़ा बहुत जो चार्ज क्या होगा ऐसा ऐसा लीकेज करना शुरू कर देगा, क्योंकि हम आइडियल केस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम एक प्रैक्टिकल केस इस्तेमाल करें, इसमें थोड़ा बहुत इसमें से करंट आप कहते हैं उसको लीकेज होता शुरू होता है उसमें से। एक एनालाइज सर्किट होता है वोल्टेज आउटपुट का, ठीक है ना, प्रॉपर का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लैम्पर कहते हैं, ठीक है ना, इस तरह करके। क्लैम्पर में अगर आपको बताऊँ ना आसान तरीके से, यानी कि मिसाल के तौर पर हमारे पास हो एक इनपुट सिग्नल ये दिया हुआ हो, हमें क्या दिया हुआ इनपुट सिग्नल ये दिया हुआ, तो हम आउटपुट सिग्नल में कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्लैम्पर के जरिए। क्लैम्पर में क्या होगा, आप ऐसा करके बन जाइए, अगर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में क्या होगा, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है ना, इस तरह करके बन जाएगा। या फिर हम इसके एक पोर्शन को भी आ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यूँ है ना, तो ये इस तरह करके हो जाएगी। अब ये तुम्हारा बॉक्स में है ना, यहाँ पर इस तरह यूँ यूँ, ये लो। अब इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो, चेंज है ना, इसका वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज और ये वाला हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना, जबकि इसका वोल्टेज क्या हमारे पास कम है, ठीक हो क्या, बस में इतना फ़र्क और कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, ये कैपेसिटर में लगा हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या करेगा, सीरीज में लगा हुआ है, किसके सीरीज में लगा हुआ है, ये यहाँ का जो वोल्टेज है कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे और क्लैम्पर का भी हो गया, उसके बाद जो 40 में लग यहाँ पर और डायोड आ गया, यहाँ पर आपके लिए शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है ना, कि पूछ सकते हैं कि इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करना है, सिंपल सा आसान तरीका है। आप देखो कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है, ऑन कैसे मालूम होगा, इसका जो वोल्टेज होगा इससे माइनस करोगे, ये 1 है, ठीक है ना, इधर वापस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट वोल्टेज इसका इसका वोल्टेज है, इसका मतलब का D1 वापस क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, बाकी सब दोनों क्या हो जाएंगे, रिवर्स पास में चले जाएंगे, ठीक है ना। जब इसका वोल्टेज आएगा फिर यहाँ का वोल्टेज मालूम करो, वहाँ पर इसका वोल्टेज आ जाएगा, करंट हमारे पास आ जाएगा, ऐसा करके ये बस इतना सा सॉल्वेशन है। ये MCQ से भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है, कुछ भी नहीं। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या हमारे पास ये बताया हुआ है किसका सर्किट है, ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का, ये चीज़ समझने वाला चीज़ है ये लेक्चर देखेंगे ना आपको सारा समझ आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, ये सारे सर्किट है, ये मैं आपको बता चुका कैसे सॉल्व करना है, ये वाला ये भी सर्किट है, उन्होंने आपका ऐसा होमवर्क दिया था हमें कि ये होमवर्क अब इसको करके दिखाओ, ठीक है ना। डुअल पावर सप्लाई से कहते हैं बेसिकली। इस टॉपिक का नाम क्या है, मेरे ख्याल से टॉपिक था हमारे पास, डायोड से लिखा है हमारे पास, हाँ वोल्टेज डबलर, वोल्टेज डबलर से कहते हैं, यानी कि हमारे दो वोल्टेज डबलर में क्या होता है, हमारे पास पावर उतनी ही रहती है, लेकिन वोल्टेज क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अगर हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज VM है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आउटपुट में वोल्टेज क्या आएगा 2 VM, लेकिन पावर क्या होगी उतनी ही रहेगी। पावर मिसाल के तौर पर 2 है ना, अब 2 वोल्ट है तो बाद में 2 वोल्ट ही रहेगी, ठीक है ना, पावर में इफेक्ट नहीं होता, जबकि वोल्टेज क्या होती है हमारे पास मल्टीप्लाई होती है, डबलर भी होता है, ट्रिपलर भी होता है, क्वाड्रल भी होता है, वो डिपेंड करता है हमारे पास कितने बने हुए हैं। जब जैसे कि वहाँ पे ये सर्किट है ना, ये सर्किट, वहाँ पे ये 4 वाला यानी कि आप इसे कहते हैं क्वाड, जैसे क्वाड वोल्टर कह सकते हो उसको आप। अब इसके वापस क्या है, ये जीना डायोड है, जीना डायोड को बताया था, सेम एट इज वही काम करता है जैसे आम सेमीकंडक्टर होता है, लेकिन जो जेनर डायोड है ना, ये रिवर्स बायस में भी वोल्टेज ज़्यादा देता है, रिवर्स बायस में जो वोल्टेज है ना वो ज़्यादा देता है, और ये एज अ रेगुलेटर इस्तेमाल किया जाता है, ये आपने याद रखना है। जीनर डायोड हमारे पास क्या होता है, जीनर डायोड हमारे पास इसको रिवर्स बायस में लगा के इस्तेमाल किया जाता है, बस आपने इतना याद रखना है। जो जीनर डायोड है ना, जीनर डायोड हम इसको इस्तेमाल करते हैं किसमें, रिवर्स बायस के अंदर, कुछ भी नहीं होता, बस आपने इतना याद रखना है, और कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ठीक हो गया। रिवर्स बायस में क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रिवर्स बायस में इसका वोल्टेज ज़्यादा अच्छा आता है, फॉरवर्ड बायस में उतना ही रहता है जैसे सेमीकंडक्टर देता है यहाँ पर। जो जीनर डायोड होता है, जीनर डायोड रिवर्स बायस में भी काफ़ी अच्छा वोल्टेज देता है, ठीक है ना, ये एक रेगुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है, मिसाल के तौर पर वहाँ पर इनपुट वोल्टेज है ना हो ना, यहाँ पर इसका इनपुट वोल्टेज है, तो अब इसका जो आउटपुट वोल्टेज आएगा ना उस टाइप का वहाँ पर आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, वहाँ पर जो है ये एक लोड लाइन रेगुलेशन में आपको सारा समझा चुका मैं, फुल डेरिवेशन में इसके करा चुका, आप लेक्चर देख लीजिएगा, आपको सारा समझ आ जाएगा ये। ज़्यादा इसके अंदर फॉर्मूले वो आप कह लो, न्यूमेरिकल जीवन कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। अच्छा जी, ये हमारे पास है क्या, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड का आपको मालूम होना चाहिए ये वर्क कैसे कर रहा है। लाइट एमिटिंग में हमारे पास जो होता है ना, आप कह लो एक डायोड होता है, ठीक है ना, जब उसके अंदर कोई फॉरवर्ड बायस या फिर रिवर्स फॉरवर्ड बायस होता है ना, तो अब उसमें से लाइट निकलती है, ठीक है ना, उस लाइट की वजह से जो ना, यानी कि रिकम्बिनेशन होने की वजह से आप कह लो जो डिफ्यूजन होता है, वहाँ पर डिफ्यूजन होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, वहाँ पर रिकम्बिनेशन होता है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, एक लाइट निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, LD कहते हैं, ठीक है ना, लाइट एमिट डायोड, और कुछ भी नहीं इसके अंदर। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है यहाँ पर फॉरवर्ड पास में बताया, फॉरवर्ड पास में कितना होता है ये, +1 2 वोल्ट से लेकर 4.3 वोल्ट है, ये आपने याद रखना है।
इसकी रेंज क्या होती है फॉरवर्ड बायस में 1.2 से लेकर 4.3 तक। रिवर्स बायस में कितनी रेंज होती है इसकी -3 से लेकर -10 तक। रिवर्स बायस -3 से -10 पर होती है। फॉरवर्ड बायस में कितनी होती है +1.2 से लेकर 4.3 तक होती है। पिन फॉर डायोड, पिन फॉर डायोड आप इसे कह सकते हो इस तरह का होता है ये, ठीक है ना। आप इसे कह सकते हो सोलर पैनल, यानी कि वहाँ पर जो है ना जब इसका कोई लाइट पड़ती है ना, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है, ठीक है ना, तो फिर इसमें से आप कह लो करंट प्रोड्यूस होता है। और जो डायोड होता है ना, हम इसको कौन सी कंडीशन में लगाते हैं, रिवर्स बायस की कंडीशन में लगाते हैं। रिवर्स बायस में क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब इसको आप कहते हो कोई लाइट देते हो ना, उसके अंदर कुछ रोशनी डालते हो उस डायोड के ऊपर, तो इस रोशनी जब ये ऑब्जॉर्व करता है ना, तो रिवर्स बायस में हमारे पास करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया, और कुछ भी नहीं इसके अंदर। टनल डायोड है, टनल डायोड में वापस क्या होता है, एक पीक वाली यहाँ पे आती है, ठीक है ना, फिर उसके बाद रिवर्स कंडीशन में सीधे चले जाता है, उसके बाद फिर एक मैक्सिमम कंडीशन आती है उसके बाद ये, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। 43 में बस क्या बायपोलर जंक्शन जैसा ट्रांजिस्टर, ये यहाँ पर एमिटर होता है, यहाँ बेस होता है, यहाँ पर कलेक्टर होता है, ठीक हो गया। और उसके बाद जो एमिटर में क्या होता है, यहाँ पर हाईली ड्रॉप्ड होता है लैटरी ड्रॉप, उसके बाद बेस आता है। सबसे ज़्यादा कम लैटरी ड्रॉप क्या होता है, यहाँ पर कलेक्टर होता है, ये आपने याद रखना, एमसीक्यूज में अभी आ सकते हैं ये वाले। उसके बाद वहाँ पर क्या है, बायोपोलर जंक्शन के सिंबल होता है, एक कलेक्टर होता है इसका, ये वहाँ पे बेस होता है, यहाँ पर क्या होता है एमिटर होता है। और ये पूरा का पूरा इसमें क्या कहते हैं एनपीएन, यानी कि ये एन है, ये पी है, ये वापस क्या है एन है, ठीक हो गया। अगर ये एरो बाहर की तरफ है तो एनपीएन होगा, अगर ये अंदर की तरफ होगा तो क्या होगा, ये पीएनपी होगा, इस तरह करके ये पीएनपी होगा, ठीक हो गया। ये आगे बताया हुआ है कॉमन, क्या कॉमन बेस है, ये बताया हुआ है, ये बता दो कॉमन बेस कौन सा है। ये कॉमन बेस कन्फिगरेशन जंक्शन है। उसके बाद जो है वहाँ पे ये कॉमन एमिटर है, जी है वहाँ पर क्या है कॉमन कलेक्टर है, ठीक है ना। इसका मैंने आपको बता चुका हूँ मैं, ये कैसे तरह बने हुए हैं, कैसे नहीं, आप लेक्चर नंबर, ये लेक्चर नंबर देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर से 43 है या फिर 42 है, देख लीजिएगा, ये आपको समझ आ जाएगा पूरा का पूरा। उसके बाद जो है, जो एक्टिव मोड का था, सैचुरेशन मोड का था, कट ऑफ मोड का। कट ऑफ का मतलब क्या है, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, और ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या है रिवर्स पास में है, इसे हम कहते हैं कट ऑफ। एक्टिव मोड में क्या होता है, जो कलेक्टर बेस वाला होता है ना, हमारे पास क्या होता है फॉरवर्ड पास में होता है, और ये वाला किस में होता है रिवर्स पास में होता है। सेम एट इसे हम कहते हैं एक्टिव मोड कहते हैं। सैचुरेशन में क्या होता है हमारे पास, ये वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन दोनों किस में होता है फॉरवर्ड पास में, उसे हम क्या कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, कुछ भी नहीं कहते उसको। ग्राफ में बताया जो ब्लू वाला रीजन है वहाँ पर क्या सैचुरेशन में है, जो येलो वाला है वहाँ पर किसमें कट ऑफ में, जो ये वाला रीजन देख रहे हो ना व्हाइट वाला, ये वापस क्या एक्टिव में ही है, और कुछ भी नहीं है। ये आपको सारा सर्किट बता चुका हूँ, सॉल्व करना ही है, सर्किट आपको दोबारा बताया तो इसमें वापस क्या हमने देखना होता है, ये कि ये एनपीएन है ना, एनपीएन में क्या होता है, ये पी है, यहाँ पर हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है ना, ये तो इसका फ्लो इधर चलेगा। अगर इसका कम वोल्टेज होगा वापस किस में चलेगा, ये चलेगा। यानी मिसाल के तौर पर ये सर्किट सॉल्व करके बताया तो मैं यहाँ पे देखा जरा, इधर क्या 0.5 है, इधर -0.1 और -0.3, इधर हाई वोल्टेज है, इधर लो वोल्टेज है, इधर भी लो वोल्टेज, इधर भी वोल्टेज लो वोल्टेज। इसका मतलब है इधर भी वोल्टेज आएगा, इधर भी वोल्टेज आएगा, इधर ही फॉरवर्ड बायस है, इधर ही फॉरवर्ड बायस है, कौन सी कंडीशन होगी सैचुरेशन, बस, और कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास लैक्चर फंड 44 में क्या है, इसके फॉर्मूले बताए हुए, क्लटर फॉर्मूला क्या, बेस का करंट का फॉर्मूला क्या होगा, और एमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं इसके अंदर। सबसे ज़्यादा फॉर्मूले इसके 44 के अंदर है, ठीक हो गया, और कुछ भी नहीं है। ये सारे फॉर्मूले देख लीजिएगा, ठीक है ना, ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं सारे के सारे, बाकी सारे उसके अंदर न्यूमेरिकल्स ही। अब सर अब आप सोचें लेक्चर नंबर ये 43 है ना, 43 है या 44 है, 44 है, यहाँ से आप शुरू हो गए न्यूमेरिकल्स ट्रांजिस्टर के, और कुछ भी नहीं है। ये सारे न्यूमेरिकल्स है इसके अंदर, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स है, और सारे शॉर्ट्स के अंदर आ सकते हैं, एमसीक्यूज के अंदर नहीं आएंगे ये, ठीक है ना। सारे सारे शॉर्ट्स के अंदर आएंगे, सारे के सारे ये, ठीक हो गया। लेक्चर नंबर 45 आ जाएगा, लेक्चर नंबर 45 में, और कुछ भी नहीं है, सारे न्यूमेरिकल्स में जो होते हैं, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इसमें सब ये वाला आ सकता है, आप कह सकते हो एमसीक्यूज में आप पूछ सकता है कि यहाँ पर ये वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है ना, एक सर्किट बना हुआ है इसके अंदर, हमने इसका आर सी और आर ई मालूम करना है, कैसे मालूम करोगे, सिंपल सा फॉर्मूला है इसके अंदर, आप यहाँ पे लगा दो, आप कह लो उसको, ये फॉर्मूला लगा हुआ है कौन सा, वी बी ई माइनस वी सी, ठीक है ना, ये वाला, ये इसका, ये वी ई लिखा हुआ है, ये वी बी ई माइनस वी बी वी ई, ठीक है ना, ये जो 5 वोल्ट लगे हुई है, डिवाइड है 1 में, यानी कि आई सी कौन सा, ये वाला 1 मिली एम्पेयर, ठीक हो गया। फोर सोल्व करेंगे 4.3 किलो हम आ जाएगा। सेम आइडिया आर सी का मालूम करना, आर सी में वापस क्या हो जाएगा, वी सी सी माइनस टू, टू कौन सा यहाँ पर है, ये वाला वोल्टेज वी सी का, ठीक हो गया, टू ये वाला वोल्टेज है। ये टू कैसे मालूम है, ये हमें दिया हुआ इसके अंदर, ये रखा हुआ ये उन्होंने बताया, +2 -2 का ना यहाँ पर बताया हुआ ये वाला, कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज है ना कलेक्टर का, वो +2 -2 के अंदर वेरिएट करे, तो हम यहाँ +2 लेंगे, -2 ले लेंगे, ठीक है ना,
-2 ऐसे लेंगे नहीं, यहाँ पर चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सैचुरेशन में नहीं पहुँच जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर बताया हुआ है फॉरवर्ड पास में आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ +2 लेंगे, +2 से क्या होगा, यहाँ पर ये प्लस माइनस का तो माइनस में प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा। IC 1 मिलियन बाई IC क्या, अब RC भी आ जाएगा, सिंपल सा, कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है, आप कह लो, पूरी तैयारी भी आपको बता दी कैसे करनी है, सारे कॉन्सेप्ट भी बता दिया। होप आपको सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब और आदमी शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आया मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आपको कमेंट बता दूंगा, वहाँ समझा दूंगा कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक हो गया, ओके, अल्लाह हाफिज़।